इस वीडियो को शुरू करने से पहले इसे लाइक कर देना ताकि इसकी रीच इंक्रीज हो सके। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो जापान में रहता है जहाँ के लोग काम करके बहुत परेशान है। खैर एक दिन उसे डाकुन के द्वारा एक दूसरे वर्ल्ड में भेज दिया गया जहाँ भर भर कर मैजिशियंस, खतरनाक वॉरियर्स और मैजिकल क्रिएचर्स पड़े हुए हैं। अभी साइतो का वहाँ पहुंचकर सबसे पहले सवाल यही था कि आखिर वो इस वर्ल्ड में सर्वाइव कैसे करेगा, लेकिन जिसने भी उसे यहाँ भेजा कुछ सोच समझ कर ही भेजा। इस वजह से साइतो के पास वहाँ की सबसे यूनिक एबिलिटी थी। सुनने में अजीब लगेगा लेकिन साइतो सब कुछ ठीक कर सकता है क्योंकि वो एक ब्लैक स्मिथ है। वैसे इस वर्ल्ड में भी काम ढूंढना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी साइतो को एक टीम मिल गई जिसने साइतो को रख लिया। इस टीम में 3 मेंबर से पहले एक नाइट है जिसका नाम रेल है। ये एक शाय वॉरियर है। खैर ये पावरफुल तो है पर ये अपना चेहरा दिखाने में शर्माता है। दूसरी एक छोटी लड़की जिसका नाम लॉफेल है। ये एक हीलर भी है और एक मैजिशियन भी। ये वैसे तो क्यूट है पर जब मैजिक का इस्तेमाल करती है तो एक मॉन्स्टर में बदल जाती है। टीम का तीसरा मेंबर एक बूढ़ा विजार्ड आदमी जिसका नाम मोरलक है। इसने जवानी में अपनी तलवार को इतना इस्तेमाल किया अब इसकी याददाश्त बहुत कमजोर हो चुकी है। इस वजह से जरूरत के वक्त ये अपने स्पेल भूल जाता है। वैसे कहानी की शुरुआत में हम एक ना जाने किस गांव की किसी तलवार की दुकान को दिखाया जाता है जहां का ओनर ना जाने किसी लड़की को एक तलवार बेचने की कोशिश कर रहा था, और वो भी एक गोल्ड कॉइन में, जो कि सच में एक अच्छी खासी कीमत होती है। हालांकि साइतो उस तलवार को जैसे देखता है उसे एक चीज नोटिस होती है और वो कहता है कि तलवार तो बहुत कीमती है। साइतो के हिसाब से अगर इस तलवार को ठीक किया जाए तो ये 300 गोल्ड कॉइन तक की बेची जा सकती है। अब ना जाने ये सीन हमें क्यों दिखाया गया, क्योंकि यहाँ से सीन चेंज होकर अगले दिन का एक मिशन पर आ गया जहाँ साइतो अपनी टीम के साथ पहुंचा है। वहाँ उस मिशन के दौरान अभी जब वो एक मॉन्स्टर से लड़ रहे थे तो साइतो का काम लड़ने का नहीं बल्कि मदद का है। मतलब छोटी मोटी मदद, जैसे कि अगर उनका कोई सामान है तो उसे रख लिया या फिर किसी चीज को ठीक करना तो वो साइतो कर देता है। इस वजह से साइतो को अभी किसी चीज से कोई मतलब नहीं था, पर अचानक वो मॉन्स्टर मोरला पर हमला करने लगा। अभी उसकी जान खतरे में थी, इस वजह से साइतो आगे आ गया और उसने उन्हें बचा लिया। लेकिन इस बीच वो ये चीज समझ चुका था कि इस वर्ल्ड में अगर सरवाइव करना है तो उसे पावर की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ ब्लैक स्मिथ वाले कामों से वो किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, यहाँ तक कि खुद को भी नहीं। इसी वजह से वो कुछ स्पेल सीखने का डिमांड करता है जिस पर मोरलक ने भी हाँ कर दी थी। खैर अगले सीन में हम देखते हैं कि इन्हें इस मिशन के बाद भी एक डंजन में एक चेस्ट मिली थी जिसके अंदर किसी तरह का कोई खजाना होगा। इसी वजह से साइतो अभी उसे खोलने की कोशिश कर रहा था पर वो चेस्ट तो नहीं खुली। अचानक से उस केव में एक गड्ढा क्रिएट हो गया जिसकी वजह से साइतो नीचे की तरफ गिरता चला गया। वैसे आखिर में जब वो नीचे पहुंचा तो उसके पैर पे चोट लग चुकी थी जिसकी वजह से वो वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा था और अभी वो कुछ ज्यादा ही ऊपर से नीचे गिरा। इस वजह से पिछले वर्ल्ड के सभी गिरे हुए इंसानों को याद करने लगा। वो सोच रहा था कि वो लोग कितने बुरे थे, उन्होंने कभी उसे अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया। खैर एक चीज, हम जिस तरह के लोगों से मिलते हैं सामने वाले को फिर से वैसे समझते हैं। इस कारण से साइतो अभी अपने करंट मेंबर को भी वैसा ही समझते हुए सोच रहा था कि वो उसे बचाने नहीं आएंगे। लेकिन इतने में ही वो तीनों वहाँ पर पहुँच गए जिन्हें साइतो की चिंता थी। क्या साइतो को ठीक देखकर उन्होंने थोड़ा रिलैक्स महसूस किया और बाद में साइतो की चोट वगैरह ठीक की। अभी उन्हें साइतो की चिंता थी, इस वजह से साइतो ये चीज देखकर बहुत खुश था क्योंकि ये लोग बिल्कुल उल्टे हैं। वैसे जिस चेस्ट की वजह से साइतो का लेग टूटा उस चेस्ट को भूलकर ये लोग अगले दिन अगले मिशन पर पहुंच गए जहां उनकी फाइट एक अजीब से मॉन्स्टर से हो रही थी। ये सी मॉन्स्टर है। वैसे ये बहुत ताकतवर है पर बेचारे से ये चारों मिलकर लड़ रहे हैं, इस वजह से वो कुछ नहीं कर पाया और बाद में इन लोगों का खाना बन गया। साइतो ने जब उसे पकाया तो सभी को बहुत पसंद आया। अभी सिर्फ रेल उसे नहीं खा पा रहा था। ये मेरी गलती है कि मैं नहीं पहचान पाया कि असल में रेल एक लड़की है। जब वो अपना हेलमेट वगैरह उतारती है तब ये चीज हमें पता चलती है कि उसे भी अभी वो खाना बहुत पसंद आया था। अब खाना खाने के बाद में फिर से उसी चेस्ट की याद आती है जिस वजह से एक दिन पहले साइतो का पैर टूटा था। अभी देख कर यही लग रहा था कि ये चेस्ट उनके लिए बैड लक है या यूं कह लो कि एक ट्रैप है। इस वजह से वो उसे इग्नोर कर वहाँ से आगे बढ़ते हैं। खैर अभी जिस डंजन में वो आगे बढ़ रहे थे उसी डंजन में उन्हें एक और चेस्ट दिखाई दी। अभी इसे खोलना ही था क्योंकि जरूर इसके अंदर कुछ कीमती मिलेगा। इस वजह से साइतो ने अपने टूल्स निकालकर जब वो उसे खोलने की कोशिश कर रहा था तो इस बार नीचे तो गड्ढा नहीं हुआ पर ऊपर की साइड एक होल क्रिएट हुआ जहाँ से एक अजीब सा ग्रीन लिक्विड एसिड निकल रहा था। अभी रेल के आर्मर पे टपक रहा था। शॉकिंगली वो एसिड रेल के पूरे आर्मर को गला देता है जिसकी वजह से रेल के कर्व्स निकल कर बाहर आ जाते हैं। अभी इन लोगों ने पहली बार रेल को 100% देखा, इस वजह से मोरलक की स्वॉर्ड पावर्स वापस लौट आई थी। खैर
इसकी वजह से उन्हें एक अच्छा खासा डोज जरूर मिल जाता है। वैसे मजाक से हटके मैं सच में रेल को आर्मर बेचने वाले की कड़ी निंदा करता हूँ। खैर ना जाने रेल के पास कितने आर्मर है, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद फिर से उसने आर्मर पहन लिया और ये लोग फिर से उस चेस्ट के बारे में भूलकर आगे बढ़ने लगे। अभी आगे बढ़ते हुए मोरलाक के गर्दन में थोड़ा सा दर्द महसूस होता है। इसी वजह से वो लोफेल से कहता है कि वो अपने मैजिक से उसके दर्द को ठीक करे। हालांकि लोफेल इसके बदले एक गोल्ड कॉइन की डिमांड करती है। लग रहा था वो खुद लालची है, लेकिन फिर भी मोरलैक ने उसे वो गोल्ड कॉइन दे दिया और बाद में उसने उसके गर्दन का दर्द ठीक कर दिया। खैर अभी ना जाने क्यों लोफेल उस कॉइन को लेकर गुफा से बाहर आते हुए चांद की तरफ उसे दिखा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसा कि वो उस गोल्ड कॉइन को किसी को देने की कोशिश कर रही है। अभी साइतो ये चीज देख रहा था। उसे इस वर्ल्ड में आज ज्यादा टाइम नहीं हुआ, इसलिए उसे इस जगह के बारे में ज्यादा नहीं पता। इसी वजह से वो रेल से इस बारे में पूछता है। रेल बताती है कि लोफेल असल में मून फेरी है, जो कि पहले मून पर रहा करते थे, लेकिन जो मून गॉडेस है उन्हें किसी इविल गॉडेस ने कुछ श्राप वगैरह दिया और उसी कर्स के चलते वो मून फेरी अर्थ पर आ गई। अभी लोफेल को रोज एक गोल्ड कॉइन देना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसका साइज और छोटा होता जाएगा। यहाँ मैं बॉडी साइज की बात कर रहा हूँ। अभी पहले ही वो इतनी छोटी है और कितनी छोटी होगी, इस वजह से वो रेगुलरली एक गोल्ड कॉइन मून गॉडेस को देती है। अभी साइतो ये सुनने के बाद फैसला करता है कि वो अपनी कमाई से कुछ हिस्सा लोफेल को देगा, जिससे कि उसका ये कर्ज जल्दी खत्म हो सके। हालांकि रेल कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो मून गॉडेस है वो बहुत ही प्राइड वाली है, मतलब वो किसी से ऐसा नहीं लेगी और यही बीमारी सभी मून फेरीज को लगी हुई है। इसका मतलब लोफेल भी साइतो से पैसे फ्री में एक्सेप्ट नहीं करेगी। अभी आखिर में बस यही चीज निकल कर आई कि बाहर में जाने दो, जैसा चल रहा है उसे वैसे चलने देते हैं। अगले दिन ये लोग फिर से जब मिशन पर आए तो उन्हें एक और चेस्ट मिली। अभी तक ये भी चेस्ट ओपन नहीं कर पाए थे, इस वजह से इन्होंने इस चेस्ट को ओपन करने की कोशिश की। साइतो तार वगैरह से उसका ताला खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस चेस्ट से भी एक मैजिक एनर्जी निकली, जिसने साइतो और रेल को टेलीपोर्ट करते हुए इस डंजन के सबसे लोएस्ट स्टेज पर पहुंचा दिया, या यूं कह लो कि सबसे नीचे के फ्लोर पर पहुंचा दिया। अब अगर तुम्हें डिटेल में जानना है कि लोफेल और मोराल टेलीपोर्ट क्यों नहीं हुए, तो इसका रीजन बस यही है कि इन्हें जादू वगैरह से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जादू यूज करना जानते हैं। जो उसे करना नहीं जानता सिर्फ वही टेलीपोर्ट हुआ है, इसलिए तुम लोग भी जादू वगैरह सीख लो। अभी उस आखिरी फ्लोर पर साइतो और रेल आगे बढ़ रहे थे वहाँ से निकलने के लिए। तभी उनकी मुलाकात एक बड़े से आयरन गोलम से हुई, जो कि देखकर ही लग रहा था कि बहुत ताकतवर है। इस वजह से रेल ने समझदारी से डिसीजन लेते हुए कहा कि वो इस गोलम से फाइट करेगी और अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो साइतो यहाँ से भाग जाए। खैर रेल को देखकर नहीं लग रहा था कि वो इतने पावरफुल गोलम को हरा पाएगी, पर इतने में ही साइतो इस गोलम के ऊपर चढ़ गया, जहाँ साइतो ने अचानक ही उसी लिक्विड का इस्तेमाल किया जिसने रेल के आर्मर को पिघलाया था। साइतो सच में समझदार है, क्योंकि उस लिक्विड की वजह से वो गोलम भी पिघलने लगा था। हालांकि पिघलने से पहले उस गोलम ने साइतो को जमीन पर दे मारा। अभी इससे साइतो की जान जाने वाली थी। इसकी वजह से रेल को साइतो की चिंता हो रही थी, वो क्या ही करती। लेकिन इतने में ही उसे एक चीज याद आई। उसे मोरल ने एक खास पोशन दिया था जिसे उसने ड्रॉप ऑफ लाइफ कहा था। इसका मतलब वो अमृत वगैरह है। तो रेल ने तुरंत ही उसे निकाला। साइतो अभी बेहोश है, इस वजह से वो उसे पी तो पाएगा नहीं। इसी कारण से रेल ने खुद उसे पिया और किस करते हुए साइतो को उसे पिलाया। इसकी वजह से साइतो की जान बच गई। साइतो की जब आंखें खुली तो वहाँ मोरल और लोफेल भी थे, जो कि साइतो को फिर से ठीक होता देख बहुत खुश होते हैं। साथ ही लोफेल साइतो को बताता है कि रेल ने उसे किस तरह से बचाया। अभी जब वो ये सब बता रही थी तो वहाँ रेल का चेहरा लाल हो चुका था। वैसे अगले दिन हम देखते हैं कि ये लोग किसी मिशन पर नहीं आए थे। अभी साइतो और लोफेल दोनों उस किंगडम में घूम रहे थे जहाँ साइतो टेलीपोर्ट हुआ था। साइतो को इस जगह के बारे में ज्यादा नहीं पता, इस वजह से लोफेल उसे यहाँ घुमा रही है। अभी एक शॉप के बाहर पहुंचे थे, जहाँ साइतो जब वो शॉप के अंदर झांकता है तो उसे पता चलता है कि एक मैरिज कंसल्टेंट ऑफिस है, जहाँ एक लड़की लोगों को ज्ञान देती है कि उन्हें शादी कब और कैसी करनी चाहिए, मतलब क्या ये सही है वगैरह वगैरह। साइतो अब ये देखकर हैरान था कि इस वर्ल्ड में भी इस तरह के ऑफिस बने होते हैं। खैर उसी दौरान लोफेल कहती है कि अभी तो ऐसी कोई चीज है जिन्हें देखकर साइतो और भी ज्यादा हैरान होने वाला है। पर इतने में ही वहाँ पर मोरलाक की एंट्री हुई, जो कि बुक्स लेकर आए थे अपने लिए एक वाइफ ढूंढने के लिए। तो उन्होंने तलवार तो बहुत चलाई, लेकिन उन्हें कभी वाइफ नहीं मिली। अभी साइतो ये जानकर बहुत ही हैरान था। मोरलाक को तो वहाँ से रेल उठा कर ले गई थी, पर साइतो के दिमाग में क्वेश्चन जरूर आ चुका था कि अगर मोरलाक जैसे काबिल मैजिशियन को लड़की नहीं मिली तो उसे कैसे मिलेगी। खैर इसका जवाब उसे यहाँ लोफेल से मिलता है। वो बताती है कि इस जगह पर फर्टिलिटी रेट थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, बिल्कुल जापान की तरह। जापान में भी ज्यादा बच्चे जन्म नहीं ले पा रहे, इसके लिए वो फॉरेनर्स को बुला रहे हैं, पर मेरा वीजा नहीं लग रहा। खैर अभी के लिए लोफेल यहाँ साइतो को बताती है कि इस वर्ल्ड में वुमेन्स के पास अच्छी खासी पावर है, मतलब उन्हें फ्रीडम है। वो तलवार लेकर डंजन क्लियर करने के लिए जा सकती है। इसका मतलब उन्हें पैसे कमाने का एक सोर्स मिल चुका है। इसी वजह से ज्यादा शादियां नहीं हो पा रही, और जिनकी शादी हो रही है वो काम धंधे में इतने बिजी है कि बच्चे करने का समय नहीं है।
है क्योंकि उन लोगों के पास पैसे नहीं है। अभी लगभग जितनी भी पॉपुलेशन है वो सभी मुंह उठाकर डंजन में ही जाते हैं क्योंकि वहाँ उन्हें ट्रेजर चेस्ट वगैरह मिल जाते हैं। अभी साइतो की टीम की तरह वो लोग नहीं है, वो उन ट्रेजर चेस्ट को खोल लेते हैं और ट्रेजर ले लेते हैं। इससे बाकी कुछ लोग बहुत गरीब है जिनकी शादी नहीं हो पा रही। वैसे शादी से याद आया, दिल्ली में एक मेरा दोस्त रहता है जिससे अपनी शादी की बहुत ज्यादा चिंता है। खैर इस चैनल का आधा हिस्सा उसी के पास है, इसलिए अगर कोई लड़की हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना नाम रजिस्टर करवाएं। वैसे एक दिन छुट्टी लेने के बाद ये लोग फिर से काम धंधे पर लग गए। अगले दिन ये फिर से उसी गुफा में आ चुके थे जहाँ ये ना जाने कितने दिनों से आगे बढ़ रहे हैं। अभी आगे बढ़ते हुए इनकी मुलाकात एक अलग टाइप की फेरी से होती है। ये एक ऐसी फेरी है जिसकी आंखें बहुत फेमस है, मतलब बेचने के हिसाब से नहीं बल्कि एक इस तरह की फेरीज को खतरनाक माना जाता है क्योंकि ये अपनी आंखों से किसी को भी वश में कर सकती है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, ना जाने इस फेरी ने कपड़े क्यों नहीं पहन रखे थे। अभी साइतो उसे देखते ही इसकी तरफ बढ़ने लगा और वो भी थोड़े अजीब तरीके से, क्योंकि इस फेरी ने अपनी आंखों से साइतो को अपने वश में कर लिया था। साइतो उस फेरी के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका था और शायद इनके बीच में किस हो जाती, लेकिन ये देखने के बाद रेल को अंदर ही अंदर थोड़ी सी जेलस महसूस होती है। इस वजह से वो तुरंत अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ जाती है। उसने सीधा उस अजीब सी फेरी पर हमला कर दिया था, इस कारण से वो डर कर वहाँ से भाग गई। खैर साइतो के ऊपर अभी भी वो मैजिक का असर है, इस वजह से साइतो अभी रेल की तरफ सेम उसी तरह से देख रहा था जैसे वो पहले उस फेरी को देख रहा था। साइतो यहाँ रेल की तरफ आगे बढ़ने लगता है, पीछे दीवार आ जाती है। अभी रेल ने इतनी खतरनाक फेरी को हराकर भगा दिया, साथ ही उसने पावरफुल गोलम से भी फाइट कर चुकी है, लेकिन वो साइतो को पीछे नहीं हटा पा रही, या यूँ कह लो कि वो हटाना नहीं चाहती। लेकिन इतने में ये किराए पर पानी फेरते हुए लोफेल ने उस मैजिक को तोड़ दिया जिससे साइतो कंट्रोल में था। इसी वजह से साइतो रुक गया। खैर उसी दौरान उनकी नजर वहाँ मोरलेक पड़ती जो कि अभी उस फेरी के हाथ पकड़ कर खड़े हुए थे। साइतो को थोड़ा सा डर महसूस हुआ, ये सोचकर कि शायद उस फेरी ने अब मोरलेक को अपने टारगेट बना लिया, मतलब मोरलेक पर उसने अपने वो सिलेक्टिव मैजिक का इस्तेमाल किया है। लेकिन लोफेल और रेल दोनों ही वहाँ से निकलते हुए कहते हैं कि नहीं जाने दो, मोरलेक पर मैजिक का असर नहीं होता, ये खुद जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। वो फेरी खुद ही इन्हें रिजेक्ट कर देती है, इसलिए हमें इस चीज के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वैसे अपनी जिंदगी में एक और रिजेक्शन ऐड करने के बाद मोरलेक और बाकी सभी आगे फ्लोर पर पहुंच चुके थे जहां सामने गुफा के अंदर ही बिजली कड़क रही थी। वहाँ एक खास तरीके के स्पेल का इस्तेमाल किया गया है जो कि थंडर एनर्जी क्रिएट करता है। इस तरह की एनर्जी आयरन पर ज्यादा असर करती है और बाकी नॉर्मल पॉजिटिव मैजिक से खुद को बचाया जा सकता है। अभी रेल थी जिसने पूरी तरह से आर्मर पहन रखा था, इसका मतलब उसकी बॉडी पर पॉजिटिव मैजिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसी वजह से ये लोग उसे आइडिया देते हैं कि उसे अपने आर्मर उतार लेना चाहिए। खैर पहली बार जब आर्मर पिघलता है तब वो लोग देख चुके थे कि रेल ज्यादा कपड़े पहनना पसंद नहीं करती, इसी वजह से अब ये चीज क्लियर भी थी कि रेल अपने आर्मर को नहीं उतारेगी। पर अचानक ही साइतो ने अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिए जिससे कि वो रेल को वो कपड़े दे सके। खैर इसके बाद रेल अपने कपड़े उतारती है और साइतो के कपड़े पहन लेती है। इसका मतलब अब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब इसी चीज से सबसे ज्यादा दुख मोरलेक थे क्योंकि वो नहीं चाहते कि साइतो रेल के कपड़े पहने। इस चीज से डिसअपॉइंट होते हुए वो आगे बढ़ते हैं और खुद उस मैजिक के झटके खा लेते हैं क्योंकि वो अब इस साइतो की ही हुई गलती के बारे में सोचने की वजह से अपने ऊपर प्रोटेक्टिव मैजिक का इस्तेमाल करना भूल गए थे। वैसे रात के समय जब लोग मिशन वगैरह पूरा कर आए थे तो हम देखते हैं कि साइतो अभी अपने कमरे में अकेला बैठा एक किताब रखे हुए था जिस पर ना जाने क्यों पर ताला लगा हुआ है। अभी साइतो किसी तरह से इस किताब के ताले को खोलता है और पता करता है कि असल में वो एक किताब नहीं एक बॉक्स है जो कि किताब की शेप का है। उस बॉक्स के अंदर एक मशरूम रखा हुआ था जिसका शेप सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है। क्या साइतो को नहीं लगा था कि एक मशरूम है, पर उसी दौरान वहाँ मोरलेक की एंट्री हुई जो कि ज्यादा ही कुछ जानते हैं। इस वजह से उन्होंने बताया कि एक खास तरह का मशरूम है और ये उन्होंने इस तरह से सीक्रेटली छुपाया था। वो साइतो को बताता है कि आखिर इसे कंज्यूम किस तरह से किया जाता है। साइतो सोच रहा था कि इस तरह के शेप के मशरूम को आखिर कोई कंज्यूम कर ही कैसे सकता है, पर इतने में वहाँ रेल की एंट्री हुई जो कि उस मशरूम में अपना शेयर मांगने के लिए आई थी। ये देखकर साइतो के मन में एक पल के लिए ख्याल जरूर आता है कि सच में वो कितने ज्यादा अजीब लोग के साथ रह रहा है। पर अगले दिन ये लोग फिर से मिशन पर चले गए और साइतो सब कुछ भूल गया। उस मिशन पर इनकी मुलाकात एक ड्रैगन से हुई जिसे इन चारों ने मिलकर हरा दिया था। बाद में साइतो उस ड्रैगन की बॉडी को अपने टूल की मदद से कट कर रहा था, लेकिन इस बीच उसका आयरन टूल टूट गया। अभी साइतो उसे ठीक करने के लिए कोशिश करता है लेकिन उसे ठीक नहीं कर पाता। इस चीज से साइतो को थोड़ा सा दुख था क्योंकि वो अपने टूल को खोलना नहीं चाहता, पर ये चीज मोरलेक को पसंद नहीं आती। वो उसे अपने एक दोस्त के बारे में बताता है, एक लेजेंडरी आयरन मैनिपुलेटर डॉन बैंक जो कि बहुत ही फेमस हुआ करते थे क्योंकि वो आयरन को मैनिपुलेट करते हुए सोच के हिसाब से किसी भी चीज में बदल सकते हैं, लेकिन उनके प्राइस थोड़े से हाई थे और साथ ही लोग उनके काम की कभी कभार कंप्लेंट भी कर दिया करते थे। इस वजह से उन्होंने गुस्सा होकर एक गुफा को अपना लिया जहाँ उन्होंने टोटल 108 ताले बनाए। उनसे अगर कोई उनसे मिलना चाहता है तो उसे उन 8 तालों की चाबियां ढूंढनी होगी तभी उनसे मिल पाएगा। खैर 15 मिनट के बाद ये लोग उनके पास पहुंच गए। साइतो ने सारे ताले खोल दिए
लिए थे, क्योंकि साइतो जब से इस वर्ल्ड में आया है तब से वो ताले ही खोल रहा है। 2 बार तो इस चक्कर में वो लगभग अपनी जान तक गंवा चुका है। वैसे सभी साइतो के डिटरमाइन को देखकर डॉन बैंक मान जाते हैं उसका वेपन ठीक करने के लिए। वैसे वेपन नहीं, वो बस एक विचेस थे जिसे उन्होंने बहुत ही जल्दी ठीक कर दिया था। इसके बदले उन्होंने उस ड्रैगन की बॉडी के पार्ट्स मांगे थे, मतलब उसकी स्किन मांगी थी। साइतो ने उसकी स्किन उन्हें दी, उन्हें देने का प्रॉमिस किया। खैर अभी साइतो उनके काम को देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस था। वो समझ चुका था कि जो भी चीज वो इनसे बनाने को कहेगा ये आयरन की मदद से उसे क्रिएट कर सकते हैं। अभी साइतो को एक आइडिया आता है, लेकिन जब डॉन बैंक पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो तो साइतो सिर्फ खाने का नाम लेता है। साइतो अभी वो बात बताना नहीं चाह रहा था। खाते वक्त साइतो सभी से पूछता है कि इस वर्ल्ड में वेपन्स पाना कितना ज्यादा मुश्किल है। मतलब अगर नॉर्मल अपने वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ पर गन्स वगैरह के लिए लाइसेंस लगता है। 2 नंबर वाले लोग इजिली खरीद लेते हैं, लेकिन उन्हें छुपा कर रखनी पड़ती है। लेकिन इस वर्ल्ड का नियम थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर कोई भी वेपन खरीद सकता है। ये सुनने के बाद साइतो ने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया। असल में साइतो जानता है कि मॉन्स्टर कितने खतरनाक है, लेकिन उन्हें मारने के लिए इजिली एक्सप्लोसिव वेपन्स बनाए जा सकते हैं, जैसे बंदूक वगैरह, और साथ ही बारूद से तो किसी भी तरह की खतरनाक एक्सप्लोजन वाली चीज बनाई जा सकती है। पर इस वर्ल्ड में इजिली कोई भी उन्हें खरीद लेगा तो इससे पूरा सिस्टम बिगड़ सकता है। इसी वजह से साइतो ने उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। खैर ताकतवर होना जरूरी है, इस वजह से वो रेल से रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो उसे तलवार चलाना सिखाएगी, पर रेल ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। इस वजह से उसकी नींद लग गई और वो कुछ नहीं बोल पाई। खैर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि साइतो को बहुत तेज बुखार आ चुका था। इस वर्ल्ड में ऐसे मैजिक एग्जिस्ट नहीं करता जो कि किसी के बुखार को चुटकियों में ठीक कर सके। इसका मतलब साइतो को आराम ही करना पड़ेगा। अभी साइतो आराम कर रहा था, इसका मतलब वो बाकियों के साथ नहीं जा सकता, पर वो लोग समझ रहे थे कि कोई बात नहीं, वो किसी तरह से मैनेज कर लेंगे। हालांकि इस चीज में उन्हें प्रॉब्लम जरूर होगी। यहाँ पर वो गिनने लगते हैं कि साइतो उनके लिए कितना ज्यादा जरूरी है। मतलब ऐसा कोई छोटा काम है जो कि साइतो के बिना चलेंगे ही नहीं, और छोटे काम के बिना इन लोगों की पार्टी ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो छोटे काम करना भी जरूरी है। खैर अभी साइतो ये सुनकर खुश था, उसे समझ में आ गया था कि वो इन लोगों के लिए कितना जरूरी है। वैसे अब ये पूरी स्टोरी असल में साइतो से छोटी बच्ची को बता रहा था, जो कि कहानी की शुरुआत में उस अजीब से शॉप ओनर से एक गोल्ड कॉइन में एक तलवार खरीदने के लिए आई थी। साइतो जिस वर्ल्ड से बिलोंग करता है वहाँ लोगों ने हमेशा उसे बुरी तरह से ट्रीट किया है, यहाँ तक कि जब उसने अपने बॉस को ये बताई कि वो अपने काम से खुश नहीं है या फिर जो अमाउंट उसे मिल रहा है वो उससे खुश नहीं है, तो उसके बॉस को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका बॉस भी उसे बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट करता था। इस वजह से साइतो ने डिसाइड किया कि वो अपनी जॉब छोड़ देगा। शायद ये देखकर उसके बॉस को थोड़ा सा बुरा फील हो और वो उसे रोक ले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बॉस ने उसे नहीं रोका और साइतो ने अपना सामान ऑफिस से उठाया और घर की तरफ निकल पड़ा। साइतो यही सोच रहा था कि अब वो आगे क्या करेगा, लेकिन इतने में ही डाकुन ने उसे दूसरी वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर दिया। जब साइतो पहली बार टेलीपोर्ट होकर इस वर्ल्ड में आया था वो सीधा ही एक गाड़ी के अंदर गिरा था, जहाँ एक नेकेड लड़की सो रही थी। कह रही नेकेड लड़की और कोई नहीं बल्कि रेल थी, जिसे बिना आर्मर के सोना पसंद है और आर्मर के नीचे वो ज्यादातर कुछ नहीं पहनती। अभी अचानक से साइतो जैसे लड़की को अपनी गाड़ी में देखकर वो घबरा जाती है और उठकर साइतो की तरफ तलवार तान देता है। पर इतने में ही वो मोल्ड की एंट्री होती है, जिन्होंने सेंस किया कि साइतो की बॉडी में कोई मैजिक पावर नहीं है। इसका मतलब वो चाहकर भी कहीं टेलीपोर्ट वगैरह नहीं हो सकता। तो आखिर में ये चीज सामने आई कि साइतो किसी और वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हुआ है और वो भी बिना अपनी मर्जी के। इसका मतलब साइतो को खतरा नहीं है। इस वजह से साइतो की उस दिन जान बच गई। वैसे साइतो को इस वर्ल्ड में आए करीबन 6 महीने बीत चुके हैं। वैसे करंट टाइमलाइन के अगले ही दिन हम देखते हैं कि साइतो और उसके सभी टीम मेंबर्स एक रेस्टोरेंट में बैठकर मस्त खाना खा रहे थे, जहां साइतो उसी आयरन गोलम की बात निकालता है। वो आयरन गोलम साइज में एक ह्यूमन से बड़ा था और ये चीज प्रैक्टिकली सोची जाए तो एक ह्यूमन इतने भारी आयरन गोलम के कपड़े पहनकर चल फिर नहीं सकता। इसका मतलब उस आयरन गोलम को या तो किसी मैजिक के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा था या फिर किसी मशीनिज्म का उसके बॉडी में इस्तेमाल किया गया था। अभी चीज इन लोगों को नहीं पता, लेकिन सिंपल है, अगर ये उस आयरन गोलम की बॉडी को फिर से ढूंढ लेते हैं तो ये उसके बारे में पता लगा सकते हैं। इस चीज के चलते ये फिर से उसी डंजन के बाहर पहुंचे जहां गार्ड्स खड़े हुए थे। असल में हर डंजन में एंट्री लेने से पहले इन्हें कुछ अमाउंट देना पड़ता है, या यूं कह लो कि एक पास तैयार करवाना पड़ता है, जिससे फिर साल भर इनके पैसे नहीं लगते। अब पास कौन बनवाएगा, इसी वजह से इन्होंने नेगोशिएट कर थोड़े बहुत गोल्ड कॉइंस दे दिए और सीधा उस डंजन में आ गए। अभी आगे बढ़ते हुए इन्हें जितनी भी चेस्ट दिखी इन्होंने वो खोल कर देखी, लेकिन किसी में भी ट्रेजर नहीं था। मतलब यहाँ और भी कई लोग आकर सभी ट्रेजर्स ले जा चुके हैं। खैर अभी के लिए इन्हें वो गोलम चाहिए। ये उस जगह पर जब पहुंचते हैं जहाँ साइतो ने उस गोलम को हराया था, तो वहाँ गोलम की बॉडी नहीं मिलती। बात क्लियर थी कि कोई दूसरा पर्सन यहाँ आकर उस गोलम की बॉडी को उठा कर ले गया। साइतो भी देखकर दुखी हो जाता है और सभी से माफी मांगता है, क्योंकि उन्होंने पैसे भी दिए और इतना टाइम वेस्ट भी किया, लेकिन फिर भी इन्हें कुछ काम नहीं मिला। अभी बाकी लोग कह रहे थे कि कोई बात नहीं, इसमें साइतो की क्या गलती, पर इतने में ही उन सभी को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। सेम ऐसी आवाज उस गोलम के अंदर से आ रही थी। उन्होंने उस मैजिक बैरियर को तोड़ दिया और उनके सामने एक नया रास्ता निकल कर
कर आ गया जो कि किसी दूसरी जगह को इस जगह से कनेक्ट करता है। अभी ना जाने क्यों इन लोगों ने उस जगह के अंदर एंट्री नहीं ली और ये बात जाकर बाहर गार्ड वगैरह को बता दी। खैर इससे साइतो और उसके दोस्त को उस डंजन का 10 साल का परमिट मिल चुका है, मतलब 10 साल तक जितनी बार वो यहाँ आएंगे उन्हें पैसे देने की जरूरत नहीं। पर ये चीज रिवील कर देने की वजह से अब उस डंजन के बाहर भीड़ लग चुकी थी। हजारों की गिनती में एडवेंचर्स आ रहे थे वहाँ ट्रेजर ढूंढने के लिए। इस बीच अभी साइतो की टीम की मुलाकात एक केन नाम के लड़के से और उसके साथ घूम रही एक लड़की से होती है। केन असल में इस किंगडम का एक फेमस वॉरियर है। अभी ना जाने केन ने अपनी लाइफ में क्या उखाड़ा है, लेकिन उसे एक बड़ी पोजीशन दी गई है। इसी वजह से वो थोड़ा घमंड करता है। यहाँ साइतो को पहले वो शुक्रिया कहता है क्योंकि साइतो की वजह से ही एक नया रास्ता ओपन हुआ जहाँ ना जाने किस तरह के ट्रेजर उन्हें मिलेंगे। खैर शुक्रिया कहने के बाद उसका बिहेवियर पूरी तरह से बदल गया था क्योंकि वो साइतो से कह रहा था कि साइतो कुछ भी क्यों ना कर ले, लेकिन साइतो कभी उसकी जैसी पहचान नहीं बना पाएगा। साइतो को ये चीज बहुत ही डिसरिस्पेक्टिंग लगती है। शायद ही साइतो के दोस्त को भी ये चीज अजीब लगती है, लेकिन इतने में ही वहाँ पर एक दूसरे आदमी की एंट्री होती है जो कि खुद को केन और उस दूसरे लड़की का टीचर इंट्रोड्यूस करता है। वो साइतो से माफी मांगते हुए कहता है कि वो दोनों बहुत ही इमेच्योर है, इसलिए उनकी बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। पर यहाँ पर वो साइतो को वेलकम और शुक्रिया कहते हुए साइतो के साथ हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे करता है। लेकिन इतने में ही वहाँ एक और लड़की आई जिसने साइतो के हाथ को मिलाने से रोक दिया। उस लड़की ने बताया कि इस आदमी की चाल है। असल में वहाँ पहले भी कुछ एडवेंचर्स आए जिनसे इस आदमी ने हाथ मिलाया और बाद में वो पैरालाइज हो गए क्योंकि इस आदमी के हाथ में खास एक्वा प्रेशर नीडल्स हैं जिसमें शायद किसी तरह का पॉइजन वगैरह है जिससे लोग पैरालाइज हो जाते हैं। अभी वो जानबूझकर ऐसा करने की कोशिश कर रहा था। वैसे जिस लड़की ने अभी इनकी हेल्प की रेल उस लड़की को पहचान लेती है। वो लड़की फाइटिंग एल्फ के नाम से जानी जाती है जो कि आयरन क्लो की मदद से लड़ना पसंद करती है। अभी साइतो उसे शुक्रिया कह रहा था पर वो लड़की साइतो से कहती है कि तुम लोगों को लेट नहीं करना चाहिए, तुम्हें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना चाहिए वरना इतने सारे एडवेंचर सबीरियर ट्रेजर वहाँ निकाल ले जाएंगे। वैसे अब उसी दौरान उनकी नजर दो आदमी पर पड़ी जिनमें से एक बड़ा सा ड्रैगन हेड लेकर जा रहा था। अभी वो फाइटिंग एल्फ गर्ल इन लोगों से कहती है कि ये दोनों आगे चलकर हमारे बहुत मुश्किल कॉम्पिटिटर बनेंगे। खैर वो दोनों जो कोई भी है उनके बारे में हम फ्यूचर में जानेंगे। अगले ही दिन साइतो और उसकी टीम इस नए डेंजर में पहुंच चुकी थी जहां आते ही इनकी मुलाकात एक अजीब से मॉन्स्टर से हुई जो कि ड्रैगन के जैसा दिख रहा था। वो मॉन्स्टर अचानक ही अपने मुंह में से एक खास तरह की गैस रिलीज करता है जो कि थोड़ी पॉइजनस थी। उसे गैस के चलते मोरलक नींद में जाग चुके थे, मतलब वो अनकॉन्शियसनेस हो चुके हैं। अभी साइतो उन्हें जगाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि इस तरह के मॉन्स्टर को हराने के लिए इन लोगों को मोरलक के मैजिक की जरूरत है, पर मोरलक जागने का नाम नहीं ले रहा। अभी उस समय रेल ही थी जिसने उस ड्रैगन को संभाल रखा था। वो अपनी तलवार और अपनी शील्ड की मदद से उस ड्रैगन को हराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ड्रैगन इतना ताकतवर था कि रेल के लिए अकेले उसे हरा पाना मुमकिन नहीं है। खैर अब जब वो रेल प्रॉब्लम में फंसने लगती है तो उसी दौरान वहाँ एक शॉर्ट हेयर लड़की की एंट्री होती है जो कि हमला कर उस ड्रैगन को इंजर्ड कर देती है। वो ड्रैगन पहली बार दर्द महसूस कर रहा था। वो जोर से चिल्लाता है और फिर उस लड़की की तरफ हमला करने लग जाता है, लेकिन वो लड़की अपने वेपन को उठाते हुए उस पर कई बार हिट करती है और आखिर में उस ड्रैगन को खत्म कर देती है। ड्रैगन के मरने के बाद वो लोगों को अपना नाम लिलिसा बताती है जो कि मैजिकल मॉन्स्टर हंटर गर्ल के नाम से फेमस है। वैसे जैसे ही उसने खुद को पूरी तरह से इंट्रोड्यूस कराया तभी वहाँ पर एक आदमी की एंट्री जिसका नाम ग्रीबा है। ये असल में लिलिसा का कंपेनियन है, मतलब उसका साथी है जो कि मैजिकल सपोर्ट के लिए है। अभी इस ड्रैगन को हराने के बाद इन्हें एक चेस्ट मिल चुकी थी जिसमें पक्का ट्रेजर मिलेगा क्योंकि अभी भी इन्होंने उस ट्रेजर के प्रोटेक्टर को हराया है। खैर उस ट्रेजर चेस्ट को खोलने के लिए ग्रीबा आगे आता है जो कि उस पर लगे ताले को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता। ये देखते हुए साइतो आगे आने लगा था। खैर लिलिसा और ग्रीबा को बिल्कुल भी नहीं लगता कि साइतो जैसा यूजलेस लड़का इस चेस्ट को खोल पाएगा। खैर शॉकिंगली साइतो ने कुछ ही सेकंड्स में उसे खोल दिया क्योंकि साइतो बहुत ताले खोल चुका है। वैसे उस चेस्ट के ओपन होने के बाद इन्होंने देखा कि चेस्ट पूरी तरह से डायमंड से भरी हुई थी। साइतो ने तुरंत ही डायमंड्स उठाते हुए लिलिसा और ग्रीबा की तरफ की और कहा कि इन्हें तुम रख लो क्योंकि उस ड्रैगन को तुम नहीं हराया इसलिए ये तुम्हें ही बिलोंग करते हैं। यहाँ साइतो ने सिर्फ चेस्ट ओपन नहीं किया था, यहाँ उसने ग्रीबा के दिल का रास्ता ओपन कर दिया है क्योंकि साइतो का बिहेवियर देखकर उसके दिमाग में ना जाने के ऊपर डोपामाइन रिलीज हो चुका था। असल में वो समझ गया था कि साइतो कितना अच्छा लड़का है। क्या सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जब ये लोग उस डंजन में आगे बढ़ रहे थे तभी साइतो अपने ग्रुप से सेपरेट हो गया, मतलब कहीं दूसरे रास्ते पर चला गया और खो गया। अभी आगे बढ़ते हुए साइतो की मुलाकात उसी आदमी से होती है जिससे साइतो उसे डंजन के बाहर मिला था। ये वही आदमी है जिसने खुद को कैनो और उस दूसरी लड़की का टीचर इंट्रोड्यूस और साइतो से हाथ मिलाने की कोशिश की थी। अभी असल में ये आदमी भी अपनी टीम से बिछड़ चुका है। वैसे इस आदमी का नाम बहुत ही अजीब सा है, इस वजह से हम इसे मशाओ कहकर बुलाएंगे और हर छोटी चीज का कारण बताने की जरूरत
जरूरत नहीं, इसका चेहरा ही ऐसा है। खैर, जब कोई खो जाता है तो समझदारी का डिसीजन यही है कि वो उसी जगह पर रहकर किसी दूसरे का इंतजार करे, क्योंकि मान लो अगर साइतो यहाँ से आगे बढ़ता है और उसके दोस्त बाद में यहाँ पहुँचते हैं तो ये इसी तरह से इस डेंजर में घूमते रह जाएंगे और एक दूसरे को कहीं नहीं ढूंढ पाएंगे। अभी मसाओ भी खो गया था, इसलिए दोनों ही उसी जगह पर बैठ जाते हैं, अपने अपने लोगों के आने का इंतजार करते हैं। वैसे इस तरह के डेंजर में आराम से बैठना भी एक बेवकूफी भरा डिसीजन हो सकता है। इसी वजह से मसाओ ने तुरंत ही अपनी मैजिकल पावर से अपने ऊपर एक बैरियर क्रिएट किया जो कि मॉन्स्टर को अट्रैक्ट करने से रोकता है, मतलब मॉन्स्टर को उसके बारे में पता नहीं चलेगा। अभी साइतो भी सोच रहा था कि उसे भी एक ऐसा बैरियर की जरूरत है और मसाओ को लगा कि शायद साइतो उससे कहेगा, इसलिए कहने लगा कि नहीं, उसके पास इतनी मैजिक पावर नहीं है। खैर, साइतो उससे हेल्प नहीं मांगता। साइतो के पास लोफेल की दी हुई खास बोतल थी जिनके अंदर किसी तरह का स्केट वाटर है जो कि लोफेल ने उसे गिफ्ट में दिया था। एक बोतल का इस्तेमाल कर साइतो ने अपने आसपास एक बैरियर क्रिएट कर लिया जो कि सेम मसाओ की तरह था। अभी मसाओ भी ये देखकर हैरान था। खैर, साइतो के पास भी बैग था जिसमें खाना है। साइतो खाना निकालता है और मसाओ से पूछता है कि क्या उसे भी सैंडविच चाहिए। मसाओ ये देखकर हैरान था कि साइतो उससे पूछ रहा है जबकि वो इतना बुरी तरह से बिहेव कर रहा था, पर मसाओ को बुरा फील होता है, इसी वजह से वो मना कर देता है। वैसे अब उसी दौरान वहाँ साइतो के दोस्त की एंट्री होती है जो कि साइतो की बहुत चिंता कर रहे थे। साइतो भी इन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। अभी मसाओ ये चीज देखकर दुखी था क्योंकि उसे ढूंढने कोई नहीं आया, लेकिन जब वो दुखी हो ही रहा था कि तभी केन भागते हुए आता है जिससे मसाओ की कुछ ज्यादा ही चिंता हो रही थी। वो मसाओ पे चिल्लाते हुए कहता है कि आप कहाँ खो गए थे, मैं आपको कहाँ ढूंढ मैं आपको ढूंढ रहा था। ये देखने के बाद मसाओ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, शायद उसका हृदय परिवर्तन हो गया। खैर, वहाँ साइतो और उसके दोस्त केन का ये बिहेवियर देखकर समझ गए थे कि वो थोड़ा सा घमंडी जरूर है लेकिन दिल का बुरा नहीं है। खैर, इसके बाद वो दोनों ही ग्रुप अलग हो चुके थे। साइतो और उसका दोस्त आगे बढ़ रहे थे जहाँ इनकी मुलाकात एक और पावरफुल मॉन्स्टर से हुई। इस मॉन्स्टर को स्ट्रेंथ में हराना था, इसी वजह से ग्रुप की पर्सनल वॉरियर रेल आगे आई जो कि अभी तलवार और शील्ड की मदद से उस मॉन्स्टर से लड़ रही थी। नॉर्मल अगर फाइट को देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि वो इजी तो नहीं पर थोड़ी मुश्किलों के बाद उसे हरा ही देती, लेकिन उसी समय वहाँ उसे फाइटिंग एल्फ गर्ल की एंट्री हुई जिसने अचानक ही हमला कर उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। अब मॉन्स्टर को उसने मारा है, ये बात कहकर वो उस ट्रेजर को पाना चाहती थी, पर ये लोग कह रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं है। अभी रेल कहती है कि उस मॉन्स्टर को उन्होंने ढूंढा था और वैसे भी वो तो लड़ ही रहे थे और ना ही उसने हेल्प मांगी, इसका मतलब वो ट्रेजर उनका है। पर वो एल्फ गर्ल नहीं मानती। अभी एल्फ गर्ल के साथ उसकी कंपेनियन नियारा नाम की एक लड़की थी जो कि थोड़ी शांत है क्योंकि उसकी उम्र कम है। फ्यूचर में उसका मूवी बिल्कुल इस एल्फ गर्ल की तरह चलने लगेगा, मतलब वो फालतू का डिस्कशन कर रही है। अभी आखिर में यही निकल कर आता है कि जिसे वो ट्रेजर चाहिए उसे उस ट्रेजर को जीतना होगा, मतलब एल्फ गर्ल और रेल की फाइट होगी। अभी फाइट को रुकवाने की वजह से निनिया नाम की भी एक लड़की थी। निनिया की वो कंपेनियन लड़की और यहाँ लोफेल दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जिसके मुताबिक अगर इस फाइट के दौरान कोई मर जाता है या किसी को सीरियस इंजरी आती है तो इसका जिम्मेदार सामने वाली टीम बिल्कुल नहीं होगी। मतलब ये सच में बेवकूफ है और वैसे भी एक नियम कोई भी एडवेंचर डेंजर के अंदर नहीं लड़ सकता, फिर भी ये फालतू में लड़ाई कर रहे हैं। खैर, अब लड़ाई शुरू होती है। लड़ाई के दौरान ये चीज क्लियर थी कि रेल की स्ट्रेंथ ज्यादा है लेकिन आर्मर की वजह से उसकी स्पीड कम होती है, जबकि वहाँ उस एल्फ गर्ल की स्पीड ज्यादा है, इसी वजह से उसे थोड़ा सा एडवांटेज मिल रहा था। और रेल ने ये चीज जैसे ही नोटिस की तो तुरंत ही अपने आर्मर को उतार लिया। इस चीज से नियना ये समझ गई थी कि अब एल्फ गर्ल ये फाइट नहीं जीत सकती, इसी वजह से उसने उसे सलाह दी कि उसे हार मान लेनी चाहिए। एल्फ गर्ल को भी लगा कि वो नहीं जीत रही, ट्रेजर तो आते जाते रहेंगे, जिंदगी जरूरी है, इसी वजह से उसने हार मान ली और ट्रेजर उनके हवाले कर दिया। हालांकि उस टीम का सबसे बड़ा गधा मतलब हमारा मेन कैरेक्टर साइतो आगे आते हुए कहता है कि इस ट्रेजर में से आधा हिस्सा हम तुम्हें दे देंगे। वो सच में बेवकूफ है, अगर उसे बात सूझी थी तो उसे बात पहले भी कहनी चाहिए थी। और मान लो एक पल के लिए उसने पहले कहा था और एल्फ गर्ल और निनाया ने हाँ नहीं की, तो अब उन्हें क्यों वो ट्रेजर दे रहे हैं? ये चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। ये लोग वहाँ से आगे बढ़े और अपनी जर्नी इन्होंने कंटिन्यू की। अभी उस डेंजर में आगे बढ़ते हुए ये लोग एक ऐसी जगह पे आ चुके थे जहाँ बहुत अंधेरा सा था। अचानक इन्हें वही मशीन टाइप की आवाज सुनाई दी और वही वैक्यूम क्लीनर दिखाई दिया। साइतो तुरंत ही उसके पीछे भागता है। बाकी सभी की स्पीड कम थी लेकिन साइतो सबसे तेज था, इसी वजह से वो सबसे पहले उस जगह पर पहुंचा जहां वो वैक्यूम क्लीनर आ रहा था। यहाँ साइतो को अपने रियल वर्ल्ड की कई चीजें दिखाई देती है। साइतो ये चीज देखकर हैरान था। इतने में ही उस पर एक निंजा ने हमला कर दिया। हालांकि इस समय पर रेल की वहाँ एंट्री हुई जो कि साइतो को बचा लेती है। खैर, अब रेल और उस निंजा के बीच फाइट चलने लगी थी। इस जगह पर किसी खास तरह के मैजिक का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि रेल ने नोटिस कर लिया था, लेकिन वो मैजिक रेसिस्टेंस नहीं है, मतलब कि वो मैजिक को खुद से नहीं रोक सकती और तब मोरलैक भी वहाँ नहीं पहुंचे थे। खैर, अभी जो भी था जो वो मैजिक इस्तेमाल कर रहा है वो अपनी पावर से रेल को एक जगह पर फ्रीज कर देता है। इस निंजा को समय मिल चुका था हमला कर रेल को खत्म करने का। शायद वो
कभी उसकी कुछ मदद नहीं कर पाता क्योंकि साइतो को लड़ना नहीं आता। लेकिन इतने में ही डोंग बैंग की वहाँ एंट्री हुई, जो कि आर्मर पहनकर आते हुए सीधा उस निंजा पर हमला करते हैं और साथ ही एक धमाके के साथ उस स्पेल को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं जिसने रेल को पकड़ रखा था। बाद में वहाँ पर लोफेल और मोल्डेक भी आ चुके थे, इस वजह से वो निंजा वहाँ से भाग गया। खैर अभी वो लोग डोंग बैंग को वहाँ देखकर हैरान थे। हालांकि डोंग बैंग बताते हैं कि वो असल में इस निंजा के चलते ही यहाँ पर आए, क्योंकि खबर फैल रही है कि इस डंजन में मिस्टीरियसली कई लोग की जान जा रही है और कारण किसी को नहीं पता, पर असल में वो यही निंजा और इसके वो साथी थे जिनकी वजह से अबेरियल पैरालाइज हुई थी। इसी वजह से वो यहाँ पर मोर्लेक को बचाने के लिए आए, क्योंकि एक तरह से वो मोर्लेक को अपना मास्टर मानते हैं। पर मोर्लेक कहता है कि बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ लेडीज को अपना स्टूडेंट बनाना पसंद करता है। हालांकि इनके इस स्टेटमेंट के बाद हमें कुछ बातें जानने को मिलती है। असल में मोर्लेक अपनी याददाश्त खो चुके हैं, मतलब वो पहले जो थे और अब जो है वो एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है। उन्हें सिर्फ अपना नाम और मैजिक किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, बस यही दो चीजें आती हैं और इसमें भी वो काम के स्पेल को जरूरत के वक्त भूल जाते हैं। हालांकि अभी डोंग बैंग बता रहे थे कि मोर्लेक बहुत ही फेमस विजार्ड मैजिशियन है, जो कि खासकर लेडीज में बहुत ज्यादा फेमस हुआ करते थे, पर उनकी याददाश्त चली गई, जिसकी वजह से अब वो इस तरह से एक एडवेंचर बनकर घूम रहे हैं। अब ये चीज जानकर साइतो और उसके बाकी दोनों दोस्त बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए। खैर वहाँ डोंग बैंग मोर्लेक का फेमस मिस्टीरियस नेम बताने वाले थे, लेकिन इतने में ही अचानक से उन पर किसी ने हमला कर दिया और वो जमीन पर गिर पड़े। अभी रेल तो ये देखकर तुरंत अपने आर्मर को पहनती है और तैयार हो जाती है। अभी वो सोच रही थी कि शायद ये वही निंजा है जिसने फिर से इन पर हमला किया। खैर मोर्लेक के मैजिक और लोफेल के सपोर्ट के साथ वो उस निंजा को इजीली हरा देगी, लेकिन इतने में ही वो निंजा सामने आया, जो कि अकेले नहीं बल्कि इस बार अपने कई सारे डीमन कंपेनियन को लेकर आया था। वैसे अब हमें उस निंजा की पूरी बैक स्टोरी बताई जाती है कि आखिर वो यहाँ कर क्या रहा है और उसने इन लोगों को टारगेट क्यों बनाया। इस स्टोरी में हमें बताया जाता है कि वो निंजा एक लड़की से मिला जिसे वो लाइक करने लगा, उनके बीच किस हुई और उसके बाद वो लड़की भी उस निंजा को लाइक करने लगी। खैर वो लड़की जिस विलेज से बिलोंग करती थी, वो निंजा उस विलेज पहुंचा अपने सभी डीमन भाइयों को लेकर उस लड़की को अपना बनाने के लिए, लेकिन वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि उस लड़की की उम्र ना जाने क्यों बढ़ती जा रही है। वो बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी और जल्दी मारी जाएगी। ये चीज उस निंजा को समझ में नहीं आई, लेकिन वहीं उस लड़की की कंपेनियन एक लिटिल डार्क फेरी निंजा को बताती है कि उस लड़की को एक श्राप मिला था जिसकी वजह से उसकी एज हमेशा नॉर्मल थी, मतलब उसकी उम्र 400 साल की है, लेकिन वो हमेशा से यंग थी। पर इस श्राप के मुताबिक अगर उस लड़की को किसी से प्यार हो जाता है तो उसकी उम्र फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगी और इस कारण से वो बुढ़िया होती जा रही है और जल्दी मरने वाली है। ये चीज सुनकर वो निंजा दुखी हो जाता है। अभी उसे किसी भी तरह से उस लड़की को बचाना था, लेकिन उसे कोई तरीका नहीं पता। लेकिन तभी उसे वेस्ट साइड के एक बहुत पावरफुल विजार्ड मैजिशियन के बारे में पता चला, जो कि असल में और कोई नहीं बल्कि मोर्लेक है, जो कि अपना याददाश्त खो चुके हैं। वैसे अभी करंट टाइम में वो निंजा अभी मोर्लेक को एक तरह से जीतने के लिए आया था, मतलब वो सभी को हरा कर मोर्लेक को अपने साथ ले जाना चाहता है। इस वजह से वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अभी उसके सभी डीमन भाई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार थे। इस कारण से यहाँ एक लड़ाई शुरू हुई। अभी वो निंजा रेल के साथ फाइट कर रहा था, जिस दौरान वो फिर से उसी की तरह टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए रेल को पैरालाइज करने का कोशिश करता है और यहाँ में उस टेक्निक के बारे में थोड़ा सा ज्यादा जानने को मिलता है। असल में उसने रेल की शैडो पर पैर रखा, जिस वजह से रेल अब हिल नहीं पा रही। ये कुछ पावरफुल टेक्निक्स होते हैं जो कि नारुतो में भी यूज होती थी। खैर यहाँ लोफेल बहुत ही तेज लाइट का इस्तेमाल करते हुए उस शैडो को गायब कर देती है, जिससे रेल फिर से आजाद हो चुकी थी। हालांकि दूसरी तरफ वहाँ वो डीमन मोर्लेक पर हमला कर रहे थे, लेकिन तभी डोंग बैंग सामने आ जाते हैं, जिन्हें लोफेल ने हील कर दिया था। अभी वो डीमन को रोक रहे थे, लेकिन डीमन की गिनती उनसे ज्यादा है, मतलब वो डीमंस है और वो ज्यादा पावरफुल है क्योंकि वो मैजिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हालांकि डोंग बैंग को पूरा भरोसा है कि अगर वो कुछ समय तक उन डीमंस को रोक लेते हैं तो इतने में मोर्लेक अपने मैजिक से उन्हें हरा देगा। अभी मोर्लेक तो सोचने में ये लगे हुए थे कि वो क्या करे, लेकिन इतने में ही साइतो उन्हें एक पावरफुल मैजिक स्पेल के बारे में बताता है। साइतो ने स्पेल किताब में पढ़ा था, साइतो खुद जादू यूज नहीं कर सकता, इसी वजह से वो उन्हें स्पेल के बारे में बता रहा था। मोर्लेक अभी उसी स्पेल का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं। सभी लोगों को लग रहा था कि वो जीतने वाले हैं, लेकिन इतने में ही उस दूसरे डीमन ने एक डार्क मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करते हुए उस मैजिक को ही कैंसिल कर दिया। अभी मैजिक जैसे ही कैंसिल हुआ तो उस डीमन को मौका मिल गया हमला करने का। इस बार उसने मोर्लेक को नहीं बल्कि साइतो को अपना टारगेट बनाया। उसने साइतो के सर को पकड़ लिया और उसे जोर से दबाते हुए साइतो के सर को ब्लास्ट कर दिया। ये देखकर सभी लोग बहुत ही हैरान थे। रेल बहुत दुखी हो चुकी थी। हालांकि इतने में ही वहाँ पर निलिसा और उसकी कंपेनियन ग्रीबा की एंट्री होती है, जो कि साइतो को सेफली बचा चुके थे। असल में ग्रीबा के पास सब्स्टिट्यूशन मैजिक है, जिससे वो क्लोन क्रिएट कर सकता है। जिसने साइतो को अभी मारा वो असल में क्लोन था। वैसे अभी सफाई देते हुए ग्रीबा कह रहा था कि उसने साइतो की आवाज सुनी, इससे वो समझ गए कि साइतो और उसका ग्रुप यहाँ किसी से फाइट कर रहा है। ग्रीबा के हिसाब से वो साइतो या उसके ग्रुप को अकेला सारा ट्रेजर नहीं ले जाने दे सकते, इसी वजह से वो यहाँ पर आया। खैर लिसा बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रीबा को साइतो की चिंता हो रही
थी, इस वजह से वो उसे जबरदस्ती यहाँ लेकर आया। खैर वैसे समझदारी तो इसी में थी कि इन्हें यहाँ खड़े होकर इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, पर ये बात कर रहे थे। इसी चीज का फायदा उठाते हुए उन डीमन में से एक डीमन डार्क एनर्जी से इनकी तरफ हमला किया। अभी लोग उस एनर्जी से बच नहीं पाते क्योंकि इतना समय नहीं था, लेकिन अचानक इनके सामने एक बैरियर क्रिएट हुआ जिसने उन्हें बचा लिया। ये बैरियर असल में मशाओ और उसके दोनों दोस्त कंपेनियंस ने क्रिएट किया था। मतलब अब वो भी इनकी मदद करने के लिए यहाँ पहुंच चुके हैं। वैसे अब जब इनका ग्रुप तैयार ही हो गया है तो वो डीमन भी समझ गए कि वो नहीं जीत पाएंगे, इसलिए वो वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगे। लेकिन इतने में ही उस फाइटिंग एल्फ गर्ल की कंपेनियन और लोफेल दोनों मिलकर एक खास मैजिक का इस्तेमाल करते हैं जो कि डीमंस को खत्म कर सकता है। वो मैजिक कभी सीधा एक अटैक की तरह उन डीमन की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उन डीमंस को बचाने के लिए वो निंजा सामने आ गया क्योंकि वो उन्हें कुछ होने नहीं दे सकता। इस अटैक का असर वैसे तो ह्यूमंस पर उतना नहीं होता, लेकिन अटैक इतना पावरफुल था कि उस निंजा को इंटरनली बहुत ज्यादा चोट आई थी। हालांकि इससे उसने अपने डीमन भाइयों को बचा लिया। अब ये चीज तो क्लियर थी कि अब वो निंजा और उसकी डीमन कंपेनियन नहीं बच सकते। इसी वजह से साइतो कहने लगता है कि हमें ये लड़ाई रोक देनी चाहिए क्योंकि विनर तो पहले ही अनाउंस हो चुका है। किसी की जान जाए इस चीज में कोई फायदा नहीं। हालांकि अब इस फायदों की तरफ के ही लोग इस चीज के लिए तैयार थे क्योंकि उनके हिसाब से इस निंजा और उसकी डीमन कंपेनियन से पहले भी डेंजन में कई लोगों की जान ली है, इस वजह से इन्हें खत्म कर देना ही सही है। यही कहते हुए वो फिर से हमला करने के लिए तैयार थे। हालांकि निंजा की वो डार्क फेरी ऐसा नहीं होने दे सकती क्योंकि वो डार्क फेरी असल में उस लड़की को बिलोंग करती है जिससे वो निंजा प्यार करता है। उस लड़की का नाम रिबेलिया है। अभी यहाँ में उस डार्क फेरी की भी बैक स्टोरी पता चलती है। असल में इस तरह की डार्क फेरी बहुत पावरफुल होती है, इस वजह से ह्यूमंस इनसे अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि हर ह्यूमंस को इस तरह की पावरफुल फेरी चाहिए उनकी मदद के लिए। इसी वजह से इस फेरी के पीछे बहुत ह्यूमंस पड़े रहते हैं। इसे लगा कि ये बहुत ही क्यूट है, इस वजह से इसके पीछे लोग पड़े रहते हैं। इस कारण से इसने बहुत सारा खाना खाया जिससे ये सुंदर ना दिखे, लेकिन मोटे हो जाने की वजह से अभी उड़ नहीं पाती। इसी कारण से इसे पकड़ना और ज्यादा इजी हो गया। लेकिन तभी रिबेलिया ने इसे बचाया और रिबेलिया इसकी दोस्त बन गई। ये बहुत टाइम से साथ है। हालांकि रिबेलिया ने इसे अपने कर्स के बारे में भी बताया कि जब उसे किसी से प्यार हो जाएगा तो उसकी उम्र फिर से बढ़ने लगेगी। अभी रिबेलिया को बचाने के लिए ये निंजा के साथ आई थी और निंजा को कुछ हो गया तो वो रिबेलिया को क्या जवाब देगी। इसी वजह से वो अपनी पूरी पावर यूज करने का फैसला करती है। इस चीज में वो खुद की जान सैक्रिफाइस करने के लिए भी तैयार थी। वो आगे आकर निंजा से कहती है कि वो उसके विंग्स को डिस्ट्रॉय कर दे क्योंकि डार्क फेरीज अपने विंग को डिस्ट्रॉय कर गॉड ऑफ डार्क एनर्जी को अपनी पावर देती है उनकी हेल्प लेने के लिए। अभी निंजा ऐसा करने को तैयार नहीं था, उसका भी सेम रीजन है। लेकिन जब निंजा मना करता है तो वो डार्क फेरी टेलीकिनेसिस से खुद अपने मैजिक विंग को डिस्ट्रॉय कर लेती है, जिसके कारण गॉड ऑफ डार्क एनर्जी की मदद से वहाँ एक पिलर ऑफ आइस समन किया जाता है। अभी जब वो फाइटिंग एल्फ गर्ल उस पिलर में लगी हुई एक आंख की तरफ देखती है तो अचानक एक डार्क एनर्जी उसे वहाँ से बहुत ही तेजी के साथ दूर फेंक देती है। वैसे उसी दौरान वो पिलर ऑफ आई फिर से एल्फ गर्ल की तरफ हमला करता है, लेकिन उसकी कंपेनियन सामने आती है और वो दोनों मिलकर उस हमले को रोक देते हैं। अभी वो पिलर ऑफ आई हर किसी पर हमला करने लगता है, जिसे रोकने के लिए मोरलैक अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उनकी पावर इतनी काफी नहीं है क्योंकि वो पिलर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। असल में वो डीमन भी अपनी पावर को सैक्रिफाइस करते हुए उस पिलर के थ्रू इन पर हमला कर रहे हैं। इस कारण से उस पिलर को इजीली डिस्ट्रॉय करना नामुमकिन है। अभी लोफेल भी उस पावर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ज्यादा देर तक वो उस पावर को नहीं सह सकती। इसी वजह से वो कुछ करने को कह रही थी। अभी साइतो मोरलैक से कहता है कि वो अपने स्पेस एंड टाइम मैजिक का इस्तेमाल करना होगा, वही हमें बचा सकता है। हालांकि मोरलैक ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें इस मैजिक के बारे में कैसे पता, जिस पर साइतो कहता है कि उस बंद किताब में मैंने एक पेपर निकाला था जिसमें स्पेस एंड टाइम मैजिक के बारे में लिखा हुआ था। बाद में मुझे ये चीज पता चली कि इस वर्ल्ड में मुझे और कोई नहीं बल्कि आप ही लोग लेकर आए हो। साइतो ने जैसे ये बात कही मोरलैक की कुछ यादें वापस लौटने लगी। अभी वैसे तो उन्हें हर चीज याद नहीं आई थी, लेकिन जो जरूरी बातें हैं वो उन्हें याद आ चुकी हैं। अब हमें यहाँ पता चलता है कि मोरलैक एक बहुत ही गरीब इंसान हुआ करता था जिनकी एक फैमिली थी, मतलब वो बिना शादीशुदा नहीं है। उनकी एक वाइफ थी और एक छोटी बच्ची थी जिसके लिए मोरलैक बहुत मेहनत करते थे। वो खुद एक पावरफुल विजार्ड बनना चाहते थे जिससे कि इन्हें कभी पैसे की कमी ना हो, लेकिन एक दिन उनकी बेटी बहुत बीमार पड़ गई। अभी इन लोगों के पास डॉक्टर के भी पैसे नहीं थे, इसलिए ये कुछ नहीं कर सकते थे, सिर्फ उस घर पर नॉर्मल जितना हो सकता था उतना ट्रीटमेंट देते हैं। अभी मोरलैक चाहते थे कि वो जल्द से जल्द पावरफुल विजार्ड बनकर पैसे कमाएं जिससे उनकी फैमिली अच्छे से रह पाए। इस वजह से वो फैसला करते हैं कि वो आराम नहीं करेंगे। हालांकि उनकी वाइफ कहती है कि उनकी बेटी बीमार है, मोरलैक को वहीं रहकर उसका ख्याल रहना चाहिए, लेकिन मोरलैक नहीं रुकता, वो चले जाते हैं। और कुछ दिनों में जब वो पूरे किंगडम के सबसे पावरफुल विजार्ड बनकर लौटते हैं तब उनकी बेटी जा चुकी होती है। अभी उनकी वाइफ भी उनसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी, इस वजह से वो उन्हें छोड़कर चली गई। मोरलैक के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। वो बहुत पावर तो गेन कर चुके थे, लेकिन वो उस पावर का करेंगे ही क्या जब उनकी फैमिली उनके पास नहीं है। यही सोचते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी भर की नॉलेज जो कि किताबों में उन्होंने भर दी थी वो सभी जला दी। हालांकि उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था
क्योंकि वही उन्हें एक कागज मिला जिसमें टाइम मैजिक के बारे में कुछ लिखा हुआ था। वहाँ सिर्फ एक लोकेशन दी गई थी जो कि डेंजन की थी, और वो डेंजन असल में वही है जहाँ अभी साइतो और ये सब आए हुए हैं। जहाँ आकर मोरलेक ने जब इस जगह को ढूंढा तो इन्हें रियल वर्ल्ड की कुछ चीजें दिखाई दी, जैसे साइकिल और मशीन वगैरह, जो कि मोरलेक ने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। मोरलेक यहाँ आकर टाइम मैजिक ले आए थे क्योंकि उन्हें लगता है कि टाइम मैजिक से शायद वो अपनी बेटी को फिर से जिंदा कर सके। हालांकि उस जगह पर आकर उन्हें एक चीज तो मिली, लेकिन इससे वो टाइम मैजिक को नहीं सीख सकते, और फिर भी उस चीज में टाइम मैजिक के बारे में अच्छी खासी नॉलेज थी। असल में उसमें स्पेल थे, इन्हें यूज किए जा सकते हैं। खैर इतने में ही वहाँ एक और मिस्टीरियस पर्सन की एंट्री हुई जिसने अपना चेहरा ढक रखा था। इस वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि वो एक लड़की है या लड़का, लेकिन वो जो भी है वो मोरलेक को टाइम मैजिक सिखा सकता है। अभी मोरलेक उससे टाइम मैजिक सीखना चाहते हैं, लेकिन वो पर्सन कहता है कि पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। इनके बीच यहाँ फाइट शुरू होती है। वो पर्सन मोरलेक से ज्यादा ताकतवर था, जबकि मोरलेक उस टाइम में किंगडम के सबसे पावरफुल विजार्ड बन चुके थे। हालांकि मोरलेक ने उसे अच्छा कंपटीशन दिया, इस वजह से खुश होकर वो फैसला करता है कि वो मोरलेक को टाइम मैजिक देगा। खैर इसके बाद जो हुआ वो बहुत अजीब था, क्योंकि मोरलेक को फिर से कुछ भी याद नहीं था। मोरलेक की याददाश्त चली गई। अभी साइतो ने जब कहा कि आपने ही मुझे यहाँ समन किया था, तो मोरलेक इस पर कुछ नहीं कह पाए क्योंकि उन्हें ये चीज याद ही नहीं है। अभी वो अपनी पुरानी मैजिक को सही से अरेंज कर रहे थे, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ ये करीबन 10 साल पहले की बात है। वैसे अब जब उनकी याददाश्त आ चुकी है तो अब वक्त था उस पिलर ऑफ आई को डिस्ट्रॉय करने का, लेकिन मोरलेक को अपने स्पेल्स याद नहीं। खैर साइतो ने अपनी तलवार ज्यादा नहीं चलाई, इस वजह से उसकी याददाश्त ठीक है। उसने उस पेपर के अंदर टाइम मैजिक के साथ साथ कुछ स्पेल्स के बारे में भी पढ़ा था, जिन स्पेल्स के बारे में मोरलेक को समझाता है। हालांकि इस तरह के स्पेल को कास्ट करने में थोड़ा सा समय लगता है, इस वजह से डोंगबैंग ने ये चीज सभी को बता दी कि मोरलेक को अपनी ज्यादातर मेमोरी मिल चुकी है, इसलिए अब वो एक खास स्पेल कास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों को तब तक उस पिलर ऑफ आई के सर्वाइव करते हुए उसे ओपन करके रखना होगा। अभी सभी लोग उस पिलर ऑफ आई के हमले को सह रहे थे, मतलब या तो उसे डोज कर रहे थे या उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, जिससे कि वो डीमंस उसे रोके ना और हमला करते जाएं। वैसे तो ये हमला अभी हर तरफ हो रहा था, इस वजह से मोरलेक पर भी अटैक किए जाते हैं, लेकिन मशाओ और उसके कंपेनियन सामने आकर उस हमले को रोक लेते हैं। इस बीच लोफेल भी थोड़ी सी इंजर्ड हो गई थी और अब वो ज्यादा देर तक उस पावर को रोक नहीं सकती, लेकिन सही समय पर साइतो सामने आ गया और अपनी शील्ड को आगे कर लिया। खैर इतने में ही मोरलेक का स्पेल भी पूरी तरह से कास्ट हो चुका था। उन्होंने जैसे ही उस स्पेल का इस्तेमाल किया तो वहाँ हर चीज पूरी तरह से फ्रीज हो गई। क्लियर बात, ये टाइम मैजिक है, इसका मतलब उन्होंने टाइम को फ्रीज कर दिया है। इसलिए ऐसा ही करते मोरलेक भूल गए कि इन्हें आखिर करना क्या था, मतलब इन्हें ये चीज याद ही नहीं है कि उन्हें उस प्लेयर को रोकना है। और शॉकिंगली जैसे ही उन्होंने अपने हाथ की तरफ देखा तो उन्हें कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। ये सब चीजें साइतो ने लिखी थी। साइतो जानता था कि ऐसा कुछ इसी वजह से उसने लिखा कि आपको उस प्लेयर को डिस्ट्रॉय करना है। जो पढ़ते ही मोरलेक को सब कुछ याद आ गया। उन्होंने उस प्लेयर पर हमला करना शुरू किया। वो अभी एक खास स्पेल का इस्तेमाल कर रहे थे। वैसे अभी उन्होंने जो टाइम रोका है वो सिर्फ 100 सेकंड के लिए रोका है। इसका मतलब उन्हें जो कुछ भी करना है वो इन 100 सेकंड्स के अंदर करना होगा। हालांकि मोरलेक की पावर काफी थी 100 सेकंड में उस प्लेयर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन कुछ सेकंड्स में जैसे ही वो प्लेयर हल्का हल्का डिस्ट्रॉय होना शुरू हुआ तो मोरलेक को यहाँ उस प्लेयर में से एनर्जी यूज की गई। उस प्लेयर में जो एनर्जी यूज की गई थी उस एनर्जी से उस निंजा की बैक स्टोरी के बारे में पता चला। उन्हें पता चला कि निंजा ये सब सिर्फ अपनी लवर को बचाने के लिए कर रहा है, इसके पीछे उसके कोई बुरे इंटेंशन नहीं है। हालांकि उसने इससे पहले बुरे काम जरूर किए हैं, लेकिन अभी वो जो कर रहा है वो किसी की जान बचाने के लिए कर रहा है। अभी मोरलेक किसी ऐसे इंसान को नहीं मरने दे सकता, इसी वजह से उन्हें उसे भी बचाना था। लेकिन अगर पिलर ऑफ फायर डिस्ट्रॉय हो गया तो निंजा मारा जाएगा, और अगर वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ तो मोरलेक के साथ ही मारे जाएंगे। यही सोचते हुए अभी वो परेशान हो रहे थे, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में उन्हें एक आइडिया आया और उन्होंने उस पिलर को डिस्ट्रॉय किया। असल में उन्होंने उस पिलर की एनर्जी सोर्स को डिस्ट्रॉय किया जो कि डेमोनिक वर्ल्ड से आ रहा था। मतलब अगर एक तरह से कहें तो उन्होंने बस उस डार्क एनर्जी को वहाँ से आने से रोक दिया, जिससे वो प्लेयर हट चुका था। खैर इस चीज में निंजा और उसके वो डीमन साथी इंजर्ड जरूर हुए थे, लेकिन उनकी जान नहीं गई। हालांकि अभी सबसे ज्यादा अगर किसी ने कुछ खोया है तो वो थे मोरलेक। वो अपना एक हाथ गवा चुके थे क्योंकि उन्होंने वो पूरी पावर अपने एक ही हाथ से लगाई थी। अभी सभी लोग ये देखकर हैरान थे। हालांकि निंजा जिंदा है, इस वजह से वो और ज्यादा हैरान है। पर मोरलेक उन्हें असलियत बताता है कि ये निंजा इतना बुरा नहीं है जितना वो लोग उसे समझ रहे हैं। इसकी वजह से उन्होंने उसे नहीं मरने दिया और अपना एक हाथ गवा दिया। वैसे जब मोरलेक ने ये किया था तो वो बहुत ही कूल लग रहे थे। रेल तो रोने लगती है और उन्हें हक कर लेती है। हालांकि देखा जाए तो अभी तक पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, क्योंकि वो जो पिलर ऑफ आई था वो वहाँ समर हुआ डार्क एनर्जी से, जो कि यहाँ तक पहुंची उस फेरी के डार्क विंग्स निकल जाने की वजह से। इसी वजह से मोरलेक कहते हैं कि हमें उन डार्क विंग्स को ढूंढ कर वापस उस फेरी के साथ रीअटैच करना होगा, वरना वो डार्क एनर्जी फिर से समर हो सकती है। अभी लोग इसी वजह से उन विंग्स को ढूंढ लेते हैं। हालांकि वो लिटिल फेरी ऐसा करने से मना कर देती है, लेकिन इन लोगों ने जबरदस्ती उसकी मदद की थी, इससे उसकी भी जान बच गई। अभी निंजा देखता है कि इंसान उनकी मदद कर रहे हैं
इस वजह से वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि भले ही इंसानों ने उसे या लाइट फेरी को बचा लिया, लेकिन वो डीमन को थोड़ी छोड़ेंगे। इस कारण से वो कहने लगता है कि जो सजा देनी है मुझे दीजिए, इन डीमंस को कुछ मत कीजिए। असल में उस निंजा ने और उसके साथ ही डीमंस ने पहले कई सारे विलेज को उजाड़ा। इस वजह से निंजा को अपने किए कराए पर बहुत दुख है। वो कहता है कि वो मरने के लिए भी तैयार है, लेकिन इसके बदले उसके दोनों साथी डीमंस और लिटिल फेरी को छोड़ दिया जाए। वैसे अब इतने में ही डोंग बैंग उस निंजा से पूछते हैं कि क्या तुम यहाँ पर माइटी विजार्ड की तलाश में आए हो, जिस पर निंजा हाँ करता है। वो अभी हैरान था क्योंकि उसे नहीं पता कि ये लोग असलियत जानते हैं। खैर वो निंजा बताता है कि वो उस विजार्ड को इसलिए ढूंढना चाहता है क्योंकि उसने जो कुछ किया वो खुद भी उसके लिए शर्मिंदा है, और वो विजार्ड ही है जो कि टाइम को फिर से पहले की तरह कर उसकी लवर को बचा सकते हैं, और साथ ही जिन लोगों को उसने जान से मारा उन लोगों को फिर से ठीक कर सकते हैं। उसने सिर्फ उस लेजेंडरी विजार्ड का नाम सुना था, इस वजह से वो 10 साल से उस विजार्ड की तलाश में है। खैर अभी जब वो ये बात कर रहा था, इतने में ही अचानक से 3 स्पिरिचुअल सोर्ड उसके सामने आ जाती हैं, जो कि उसे खत्म करने के लिए आई थी। ये 3 स्पिरिचुअल सोर्ड असल में उन्हीं दोनों पर्सन ने समन की है जिन्हें साइतो और उसके साथियों ने इस डंजन के बाहर देखा था। ये बहुत फेमस है। इसमें से एक होली नाइट और दूसरा है एक पावरफुल मैजिशियन की, जो कि असल में इस पूरे किंगडम के किंग का सलाहकार है। ये यूं कह लो कि मंत्री भी। अभी वो निंजा और उन दोनों डीमंस की तलाश में थे। अभी जो होली नाइट था वो कह रहा था कि तुमने जो कुछ भी बुरे काम किए हैं तुम्हें उन चीजों की सजा मिलकर रहेगी। इतना जैसे ही उसने कहा तभी उसकी एक तलवार सीधा उस निंजा की तरफ बढ़ी। हालांकि उन दोनों डीमंस में से एक डीमन ने आकर निंजा को बचा दिया। दूसरा डीमन यहाँ उस होली नाइट और उस मैजिशियन की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि वो अपने मास्टर को कुछ नहीं होने देंगे। हालांकि शॉकिंगली अचानक से वो होली नाइट डीमन में ट्रांसफॉर्म हो गया, और बाद में पता चला कि डीमन असल में उन बाकी 2 डीमंस का अंकल है, जो कि बहुत समय से यह ह्यूमंस वर्ल्ड में रह रहा है, एक ह्यूमन बनकर। इस वजह से उसकी पावर नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा है और वो यहाँ ज्यादा फेमस हो चुका है। हालांकि वो बुरे काम नहीं करता, वो एक अच्छा डीमन है। इस वजह से अभी वो 2 डीमंस को डांट रहा था, क्योंकि इन दोनों ने उस निंजा के साथ मिलकर बहुत बुरे काम किए हैं, जिसके लिए इन्हें माफ नहीं किया जा सकता। हालांकि वो डीमन और निंजा समझाते हैं कि वो सब कुछ ठीक करने के लिए यहाँ आए हैं। वो एक पावरफुल मैजिशियन की तलाश में थे जो कि टाइम को रिवर्स कर सकता है, और उन्हें शायद वो मैजिशियन मिल चुका है। हालांकि मोरलैक बताते कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ टाइम को रोक सकते हैं, उसे रिवर्स नहीं कर सकते। जो आदमी टाइम को रिवर्स कर सकता है उस आदमी के बारे में उन्हें अभी कुछ भी नहीं पता। वो सिर्फ उस आदमी को जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वो किस रियल में है। असल में कई तरह के रियल एग्जिस्ट करते हैं जहाँ डीमन रहते हैं, उनकी ये वर्ल्ड जहाँ वो लोग रहते हैं। इसी तरह के एक स्पिरिचुअल रियल है, और इन नई रियल में जो कि साइतो की दुनिया है, अब वो आदमी किसी दूसरी वर्ल्ड से समन या किसी पर्सन को यहाँ बुला सकता है। वो खुद भी दूसरे वर्ल्ड में जा सकता है, इसलिए ये कह पाना मुश्किल है कि अभी वो पर्सन किस जगह पर होगा। हालांकि तभी वो मंत्री कहने लगता है कि इन लोगों ने बहुत बुरी काम किए, इसलिए आगे कुछ भी हो लेकिन इन्हें माफ नहीं किया जा सकता। हालांकि वहाँ जितने भी लोग खड़े थे उन लोगों ने उस निंजा और उन डीमंस को माफ कर दिया, क्योंकि वो आगे कुछ बुरा नहीं करेंगे, और जो पहले किया उसके लिए उन्हें थोड़ी बहुत अगर सजा मिलती है तो प्रॉब्लम की बात नहीं है। हालांकि वो सजा मौत की सजा होनी चाहिए। वैसे वो निंजा अभी अपने दोनों डीमन कंपेनियंस की भी सजा खुद लेने को तैयार था। यही देखते हुए मंत्री कहता है कि ठीक है, इस बारे में वो किंग से बात करेगा और किंग खुद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। अभी उस मंत्री और उस होली नाइट को उस निंजा की बैक स्टोरी के बारे में भी पता है कि वो एक लड़की को बचाने के लिए ये सब कर रहा है, जिस पर से एक खास तरह के कर्स का इस्तेमाल किया गया था। असल में वो लड़की तो विच हुआ करती थी और उसका नाम रेबिलिया है। तो अभी वो मंत्री बताता है कि उनके जो किंग है वो टाइम रिवर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन वो उस लड़की के ऊपर का कर्स जरूर हटा सकते हैं, जिससे उसकी याददाश्त चली जाएगी, लेकिन वो फिर से पहले की तरह ठीक हो जाएगी। ये सुनकर निंजा खुश हो गया। अगले सीन में उन दोनों डीमंस को डीमन रियल में बेच कर निंजा वापस उस जगह पर जा चुका है जहाँ रेबिलिया रहती है। अभी वो किंग के साथ यहाँ आया है। किंग कहते हैं कि वो रेबिलिया को ठीक कर देंगे, लेकिन निंजा ने जो किया उस चीज की सजा उसे जरूर मिलेगी। अभी निंजा को अपनी गलती का एहसास होता है। वो सोचता है कि उसने रेबिलिया को बचाने के लिए कई लोगों की जान ली, क्योंकि वो रेबिलिया से प्यार करता था, लेकिन जिन लोगों की उसने जान ली वो भी तो किसी से प्यार करते थे। किसी रिलेट के साथ निंजा मरने के लिए तैयार था। हालांकि किंग इतने बुरे नहीं है, वो उसे सजा जरूर देंगे, लेकिन मरने की नहीं। उन्होंने उस निंजा का एक हाथ और एक पैर काट दिया था। ये वैसे तो बहुत दर्दनाक चीज है, लेकिन अपने प्यार को बचाने के लिए उस निंजा ने हंसी खुशी बलिदान दे दिया। वैसे वो निंजा उस गुफा से निकल चुका था जहाँ रेबिलिया रहती है, और रेबिलिया भी अभी नॉर्मल हो चुकी थी। जब रेबिलिया अपनी गुफा से बाहर निकल कर आती है तो उससे सामने निंजा दिखता है जिसने एक हाथ और एक पैर खो दिया है। रेबिलिया की याददाश्त अभी उसके पास नहीं है, इसलिए वो उस निंजा को नहीं पहचानती, लेकिन उसे अंदर ही अंदर अजीब सी फीलिंग हो रही थी, पर वो नहीं जानती कि ये फीलिंग क्या है। वहाँ निंजा को सब कुछ याद है, लेकिन फिर भी वो पलट कर वहाँ से जाने लगता है। वो नहीं चाहता कि रेबिलिया उसे पसंद करे, क्योंकि अब ना ही उसके पास एक पैर है और ना ही एक हाथ, वो सिर्फ बोझ बनेगा। हालांकि ये जानने के बाद वो डार्क फेरी तुरंत निंजा के कपड़े से निकल कर आई और चिल्लाने लगी। वो कह रही थी कि आखिर तुम उसे सच क्यों नहीं बताते कि तुमने उसके लिए क्या क्या किया है। हालांकि निंजा इस पर कहता है कि मेरा प्यार सच्चा है, मैं उसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो मुझे प्यार करे। ये उसकी
मर्जी होगी, अगर वो चाहती है तो वो खुद मुझे याद रख सकती है। हालांकि निंजा की बात कोई सेंस नहीं बना रही थी, इसलिए डार्क फेरी समझ गई कि निंजा को बस डर लग रहा है, क्योंकि वो जानता है कि उसे जैसे लड़के को कौन ही एक्सेप्ट करेगा। इस वजह से वो गुस्सा करते हुए चिल्लाती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मैंने अपने विंग्स तक दांव पर लगा दिए, इस चीज में मेरी जान तक जा सकती थी और मैंने सिर्फ ऐसा इसलिए किया जिससे कि रिबेलिया और तुम साथ जाओ। हालांकि निंजा भी मानने वाला नहीं था, पर एक पल के लिए वो पीछे जरूर पलट कर देखता है, क्योंकि वो चाहता था कि रिबेलिया उसे रोक ले। पर उसी दौरान वो नोटिस करता है कि दो लोग अभी रिबेलिया के पास आ रहे थे, जो थोड़े गुंडे बदमाश लग रहे हैं। वो रिबेलिया को परेशान कर रहे थे। हालांकि निंजा जानता है कि रिबेलिया एक विच है, मतलब वो इस तरह के लोगों को इजिली हैंडल कर सकती है। पर तभी डार्क फेरी बताते हैं कि रिबेलिया बहुत टाइम से डीप स्लीप में थी, इस वजह से उसे रिबेलिया की बॉडी से बिल्कुल भी एनर्जी पावर महसूस नहीं हो रही। वो अभी एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह है, मतलब वो इन दोनों को नहीं हरा पाएगी। ये जानने के बाद निंजा पूरी तरह से आगे बढ़ा और अपनी वही लकड़ी की स्टिक से उन दोनों गुंडे को डरा कर वहाँ से भगा दिया। खैर वो दोनों गुंडे जब पत्थर के पीछे जाकर छिपे, तब हमें पता चला कि ये वही डीमंस थे जो कि उस निंजा के साथ घुमा करते थे। वो सिर्फ मदद करने के लिए यहाँ आए थे और उन्होंने मदद की भी, क्योंकि अब जब उस निंजा ने रिबेलिया की जान बचाई तो रिबेलिया को भी लगा कि एक अच्छा लड़का है, इसी वजह से उसने उसे अंदर आने दिया। और वैसे भी वो अकेली रहती है, इसलिए निंजा जैसा लड़का अगर उसकी मदद के लिए उसके साथ रहेगा तो उसे प्रॉब्लम नहीं है। अब इनकी आगे क्या स्टोरी चली ये तो हमें नहीं पता, पर देखकर ये लग रहा था कि ये फिर से खुशी रहेंगे। अभी के लिए सीन चेंज होकर वापस साइतो और उसके ग्रुप पर आ गया, जिन्होंने अपने बाकी दोस्तों को अलविदा कहा, क्योंकि अब अलग अलग जर्नी पर निकल रहे हैं और फिर ये लोग भी वापस लौट आए। वैसे अभी अगले सीन में हम देखते हैं कि साइतो और उसका पूरा ग्रुप एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे थे, जहाँ पर मोरलैक साइतो से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे तो नहीं पता कि मैं तुम्हें इस वर्ल्ड में कैसे लाया, लेकिन सच में मैंने एक बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि मैं तुम्हारी बिना परमिशन से यहाँ पर लेकर आया। हालांकि साइतो को इस चीज पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। खैर मोरलैक एक और बात रिपीट करते हैं, वो कहते हैं कि अगर मुझे याद आ जाए कि मैं किस तरह के स्पेल से तुम्हें यहाँ बुलाया तो शायद मैं सेम वैसे ही स्पेल से तुम्हें फिर से भेज सकता हूँ। ये चीज सुनकर रेल बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई थी, वो दुख के कारण वहाँ से भाग जाती है। हालांकि साइतो को वापस नहीं लौटना, लेकिन ना जाने रेल को ऐसा लगता है कि शायद साइतो वापस लौट जाएगा। अभी उसे भागता देख साइतो भी उसके पीछे भागता है। अभी रात का समय था और ये दोनों जंगल की तरफ भाग रहे थे, इस वजह से मोरलैक और लोफेल को भी उसका पीछा करना पड़ता है, क्योंकि वो प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। इधर रेल फाइनली कुछ दूर भागते हुए रुक गई थी। साइतो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि रेल की आंखों में आंसू है। साइतो पूछता है कि उसे क्या हुआ, तो रेल कहती है कि क्या साइतो वापस लौटना चाहता है। इस पर साइतो कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, वो वापस नहीं जाना चाहता। साइतो बताता है कि पिछली लाइफ में उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वो अपना कह सके, लेकिन वापस लौटने का कोई सवाल नहीं बनता। ये सुनकर रेल खुश हो जाती है, लेकिन इतने में ही एक मॉन्स्टर निकलकर उस पर हमला करता है। साइतो ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा डर गया था, क्योंकि वो मॉन्स्टर खतरनाक है, लेकिन रेल ने उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। अभी रेल कुछ ज्यादा ही खुश थी, इसलिए वो अपनी पावर ही कंट्रोल नहीं कर पाई। खैर सब कुछ ठीक हो चुका था, तभी वहाँ मोरलैक और लोफेल की एंट्री होती है। अभी रेल मोरलैक से पूछती है कि क्या सच में आप साइतो को वापस भेज सकते हो, जिस पर मोरलैक कहते हैं कि अगर मैं अपने स्पेल को ज्यादा यूज कर लूँ तो बिल्कुल भेज सकता हूँ, लेकिन साइतो उसी टाइमलाइन में पहुंचेगा जहाँ से वो गायब हुआ था। इसका मतलब उसकी लाइफ वैसे भी नहीं बचेगी। साइतो भी ये चीज बताता है कि वो एक ट्रक के सामने था, अगर वापस से वो लौट गया तो वो फिर से उस ट्रक के सामने टकरा कर मारा जाएगा, इसलिए वापस न लौटने का अब एक और रीजन सामने आ चुका था। अभी ओवरऑल देखा जाए तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम खत्म हो चुकी थी, मतलब ये फिर से डेंजर में जाकर नॉर्मल काम धंधा चालू कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद अचानक से एक मैनेजर आकर साइतो, रेल और लोफेल को न्यूज देगा कि मोरल मारे गए। ये चीज उनके लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि अचानक से हुआ है। जब वो उस जगह पर पहुंचते हैं तो मैसेंजर ने बताया कि उनकी बॉडी को दफना दिया गया है, क्योंकि उनकी बॉडी में पॉइजन था, जिस वजह से उनकी जान चली गई। हालांकि ये वर्ल्ड नॉर्मल वर्ल्ड नहीं है, मतलब अगर किसी की बॉडी है तो उसे फिर से जिंदा भी किया जा सकता है। हालांकि मैसेंजर बताता है कि ये बहुत ही महंगा होता है। क्या फिर भी उन्होंने बॉडी को अच्छे से संभाल रखा है, लेकिन एक अजीब सा मॉन्स्टर या फिर डॉग आकर उनके किसी पार्ट को ले गया और फिर इन लोगों ने सोचा कि इनके पास इतने पैसे नहीं है कि खास पोशन वगैरह खरीद कर मोरलैक को फिर से जिंदा कर सके। इसी वजह से इन्होंने दफनाना ही सही समझा। अभी साइतो और उसके दोस्त इस चीज से बहुत दुखी थे और सोच रहे थे कि अगर उन्हें इस चीज के बारे में पहले पता होता तो शायद वो कुछ कर लेते। पैसे उनके पास भी नहीं है, लेकिन यही सोचकर खुद को दिलासा देने में क्या जाता है। हालांकि ये लोग अब कब्र पर पहुंचे जहां मोरलैक को दफनाया गया है। अभी वो लोग बात ही कर रहे थे कि वो क्या करे। इतने में साइतो कहता है कि ये दुनिया अलग है, उनकी दुनिया में एक बार कोई मर जाए तो वो फिर से जिंदा नहीं हो सकता, लेकिन इस वर्ल्ड में ऐसा नहीं है, इसलिए अगर हम हार मान लेते हैं तो ये हमारी गलती होगी, हमें मोरलैक को फिर से जिंदा करना होगा। ये सुनकर रेल और लोफेल यही बात कहते हैं कि उन्हें जिंदा करने के लिए जो स्पेल यूज किए जाते हैं वो बहुत ही पावरफुल मैजिक यूज कर सकता है, और दूसरी चीज ये भी कि अगर किसी खास पोशन का इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। हालांकि साइतो कहता है कि अगर हम उनकी बॉडी को सेफ रखें और थोड़ी मेहनत करें तो शायद ये चीज पॉसिबल हो सकती है। अब ये चीज सोचकर वो कुछ चीजें लेने के लिए निकल पड़ते हैं। लोफेल
रेल एक खास तरह का पोषण लेने गई थी जो कि मोरलेक की बॉडी को ठीक रखेंगे, लेकिन इसके लिए उसे मेहनत करनी होगी क्योंकि ये पोषण इजीली नहीं मिलता। दूसरी तरफ रेल और साइतो अलग निकल पड़े थे। वो जरूरी सामान लेने के लिए जब शाम के समय तक लोफेल वापस लौटी तो उसने देखा कि वहाँ उस कब्र को पहले ही किसी ने खोद दिया है और वहाँ मोरलेक की बॉडी नहीं है। अभी उसी दौरान रेल और साइतो भी भाग कर आते हैं जो कि इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये काम कौन कर सकता है। इतने में ही उन्हें कुछ दूरी पर एक स्केलेटन दिखाई देता है जो कि लगभग मोरलेक की तरह ही दिख रहा था। स्केलेटन से ये चीज नहीं कहा जा सकती कि वो मोरलेक ही है, लेकिन उनके कपड़े एक विजार्ड वाले थे। अभी लोग जब स्केलेटन के करीब आने लगे तो वो स्केलेटन इन पर हमला करने लगा जिस वजह से इन्हें छिपना पड़ा। अभी वो स्केलेटन फायर टैप अटैक कर रहा था जो देखकर रेल को थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो कहती है कि हमें स्केलेटन को रोकना होगा वरना इसी तरह से हमला करता जाएगा। जब रेल आगे बढ़कर उस स्केलेटन पर हमला करने लगी और अपनी तलवार की मदद से उस स्केलेटन के सर पर हिट किया तो इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, बस उसके सर में थोड़ी सी वाइब्रेशन हुई और वो फिर से ठीक होकर हमला करने लगा। इस चीज से ये लोग समझ गए थे कि इन्हें एक पावरफुल मैजिक स्पेल की जरूरत है क्योंकि उन्हें सबसे पहले उस स्केलेटन के ऊपर बना एक मैजिक बैरियर डिस्ट्रॉय करना होगा जो फिजिकल हमलों से नहीं किया जा सकता। अब इस तरह के पावरफुल स्पेल सिर्फ मोरलेक ही इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए उनके पास यहाँ से भागने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। हालांकि वो स्केलेटन इन्हें भागने भी नहीं देने वाला था, पर इतने में ही किसी ने हमला करते हुए उस स्केलेटन का सर उड़ा दिया जिसकी वजह से वो वहीं मारा गया। अब ये जिसने किया था वो वहाँ पर आता है। ये भी एक स्केलेटन ही था लेकिन इसके भी कपड़े से मोरलेक की तरह लग रहे थे। ये खासकर इसके पास वो टोपी थी जो कि मोरलेक पहने करते थे। ये देखकर सभी समझ गए थे कि ये मोरलेक ही है। हालांकि वो भी स्केलेटन फॉर्म में है, इसलिए लोग हैरान है क्योंकि इतनी जल्दी एक बॉडी स्केलेटन में कैसे बदल गई। खैर इनकी हैरानी तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब मोरलेक इनके करीब आते हैं और उनकी बॉडी अचानक से नॉर्मल होने लगती है, मतलब उनकी बॉडी में फिर से स्किन आ चुकी थी। ये चीज देखकर ये लोग हैरान थे, पर मोरलेक बताते हैं कि उन्होंने मरने से पहले ही एक खास तरह के स्पेल का साइन किया था जिसके कारण अगर उनकी कभी डेथ हो जाती है तो उनकी बॉडी फिर से ठीक हो जाएगी और वो भी सिर्फ एक दिन के अंदर। अभी ये चीज सच में कमाल की थी। अभी लोग यहाँ से वापस लौटे। मोरलेक ने बताया कि इस पर सिर्फ एक ही बार काम करता है। हालांकि जब वो ऐसा बता रहे थे तब इनकी बॉडी में कुछ ग्लिचेस हुए। ग्लिच का मतलब उनकी बॉडी फिर से स्केलेटन बनी और बाद में फिर से नॉर्मल हो गई। अभी ये चीज क्लियर थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। असल में मोरलेक की बॉडी का एक पार्ट गायब है जो कि अगर साथ में नहीं आया तो मोरलेक की बॉडी में इस तरह के ग्लिचेस होते रहेंगे। अभी सभी लोग सोच रहे थे कि वो क्या करे। इतने में ही वहाँ डॉन बैंक की एंट्री होती है जो कि बताते हैं कि किताब में लिखा हुआ है कि इस तरह का स्पेल पूरी तरह से काम नहीं करता अगर बॉडी का वो पार्ट गायब हो जो कि मरने से पहले अटैच था, लेकिन उसका एक सॉल्यूशन भी है। वो पार्ट भले ही किसी भी हालत में हो, मतलब भले ही कोई उसे खा भी क्यों ना गया हो, अगर ये लोग उसे ले आते हैं तो उस पर्सन को ठीक किया जा सकता है। असल में ऐसा इस वजह से है क्योंकि जिस पर्सन ने उस स्पेल पर साइन किया ये पक्की चीज है कि उसकी बॉडी में मैजिकल पावर है और जो पार्ट गायब हुआ है उस पार्ट में भी वो मैजिकल एनर्जी थी। मतलब अगर उस पार्ट का कुछ भी हिस्सा मिलता है तो उसे उसकी मैजिकल एनर्जी से फिर से ठीक किया जा सकता है। अब ये चीज बताने के बाद ये लोग उस डॉग की तलाश में निकल चुके थे जिसने मोरलेक की बॉडी के पार्ट को खाया था। खैर बाहर टाउन में आने के बाद इन्हें वही फाइटिंग एल्फ और उसकी कंपेनियन मिलती है जो कि खुद एक मिशन पर जाने वाले हैं। अभी जब ये लोग उनसे बात कर रहे थे तभी इन्हें पता चला कि एक और खास मिशन निकला है जिसमें एक डॉग को ढूंढना है जिसके सर पर एक निशान है। वो डॉग पहले बहुत लोगों को परेशान कर चुका है, मतलब उसने कई लोगों की जान ली है। इससे ये लोग समझ चुके थे कि वही डॉग है और अभी फाइटिंग गर्ल और उसकी वो कंपेनियन तो किसी दूसरे मिशन के लिए जा रहे हैं, इसलिए इनका मिशन यही लोग लेकर चले जाते। अभी रास्ते में डॉन बैंक, लोफेल और रेल आगे जा रहे थे जबकि साइतो और मोरलेक अलग डायरेक्शन में थोड़ा स्लो बढ़ रहे थे। अचानक मोरलेक रुकते हैं और साइतो को रेल की पूरी स्टोरी बताते हैं। अब साइतो को तो ये पता है कि रेल हमेशा से मोरलेक के साथ रही है, इसका मतलब वो ऑर्फन है, लेकिन मोरलेक कहते हैं कि ऐसा नहीं है। रेल के पेरेंट्स हुआ करते थे जिन्हें एक डॉग ने खा लिया, वो एक वुल्फ था और बाद में एक दूसरे व्हाइट वुल्फ ने रेल को पाला और जब रेल थोड़ी बड़ी हुई तब उसकी मुलाकात मोरलेक से हुई और फिर वो मोरलेक के साथ ही रहने लगी और वो उनकी बेटी की तरह है, इसलिए वो चाहते कि साइतो हमेशा उसका ख्याल रखे। वो कह रहे थे कि रेल भी तुम्हें लाइक करती है। साइतो इस चीज पर प्रॉमिस करता है और कहता है कि वो उसका हमेशा ख्याल रखेगा। ये सुनने के बाद मोरलेक साइतो को हक करते हैं और इतना कहती अचानक से वहाँ उस डॉग की एंट्री होती है। अभी उस डॉग के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैनेजर का एनर्जी निकल रही थी। इसका मतलब वो सच में ताकतवर है। वो यहाँ फिर से मोरलेक पर हमला करते हुए उनकी बॉडी पार्ट को बाइट करता है। अभी मोरलेक जमीन पर गिर चुके थे और उनकी सांसें रुक चुकी थी, इसका मतलब वो मारे
मारे गए। इतने में ही वो डॉग साइतो पर भी हमला करने लग जाता है। कुछ देर में रेल, डोंगबेंग और लोफेल वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि साइतो और मोरलेक जमीन पर पड़े हुए हैं। मोरलेक की सांसें रुक चुकी हैं, लेकिन साइतो की सांसें चल रही है। इसलिए लोफेल अपनी मैजिकल पावर से उसे हील करने की कोशिश करती है। वो डॉग रेल पर भी हमला कर रहा था, लेकिन वो ज्यादा ताकतवर है। हालांकि रेल को भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो डॉग मैजिक पावर यूज करना जानता है, लेकिन फिर भी रेल किसी तरह से उसे इंजर्ड कर जमीन पर गिरा देती है। अभी अगर मोरलेक की एनर्जी वो वापस लेना है और मोरलेक को जिंदा रखना है तो रेल को इस डॉग को खत्म करना होगा। लेकिन इतने में ही वहाँ एक व्हाइट डॉग की एंट्री होती है जो कि उस दूसरे डॉग का छोटा सा बेबी है। अब वो बेबी अपने फादर को मरने नहीं दे सकता था, इसी वजह से वो उनके सामने आकर खड़ा हो गया। रेल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस डॉग को अब मार पाए, लेकिन मोरलेक को ठीक करना है तो उसे ऐसा करना होगा। इसी वजह से वो अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ने लगती है। हालांकि ये लोग उस डॉग से उसकी एनर्जी भी ले सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि ये लोग उसे मार कर ही वो चीज ले। इसके पहले ही अचानक से 2 टेंटिकल्स उस डॉग की बॉडी के आर पार होकर उसे खत्म कर देते हैं। ये टेंटिकल एक डीमन ने समन किए थे जो कि उस डॉग के पीछे आया था। अभी वो डीमन यहाँ इनके सामने आता है। वो अभी उस डॉग को ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये चीज नोटिस करते ही रेल ने उसके टेंटिकल्स को पकड़ लिया। साइतो भी वहाँ ठीक हो चुका था। असल में ये डीमन यहाँ इसलिए आया है क्योंकि इस डॉग ने उसके भाइयों को भी मारा है, और अब जो डीमन लॉर्ड उसने इस डॉग के अंदर से एनर्जी महसूस की है, इस वजह से डीमन लॉर्ड ने इसको भेजा जिससे कि ये अपने भाइयों का बदला ले सके और साथ ही डीमन लॉर्ड का भी काम हो जाए। यहाँ डीमन लॉर्ड के काम से मेरा मतलब इस डॉग के अंदर जो एनर्जी है वो डीमन लॉर्ड को चाहिए अपनी पावर बढ़ाने के लिए, इसी वजह से उसने यहाँ भेजा। खैर अभी लड़ते वक्त रेल के लिए इस डीमन को हराना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि साइतो भी ठीक हो चुका है और लोफेल भी मदद कर रही है, लेकिन इसे तो इन्होंने हरा दिया। पर तभी वहाँ पर एंट्री हुई डीमन लॉर्ड की, जो कि जानता था कि उसका आदमी एक काम ढंग से नहीं कर सकता, इसलिए बैकअप के लिए वो खुद आने वाला था। डीमन लॉर्ड को हराना मुश्किल है, इसी वजह से रेल साइतो को वहाँ से जाने का कहती है। अभी लोफेल यहाँ बहुत ही इंजर्ड हो चुकी थी क्योंकि डीमन लॉर्ड ने सबसे पहले उसी पर हमला किया क्योंकि वही मैजिक पावर यूज कर सकती है। इसी वजह से इस कारण से रेल साइतो से कहते हैं कि वो लोफेल को अपने साथ लेकर जाए। अभी साइतो लोफेल को उठा लेता है, लेकिन जब वो वहाँ छोटे से डॉग के पास पहुँचता है उसे भी साथ चलने का कहने के लिए, तो वो डॉग मना कर देता है, मतलब कि नहीं जाता क्योंकि उसके फादर की डेड बॉडी वहीं पड़ी हुई थी जिन्हें छोड़कर वो नहीं जाएगा। वैसे भी साइतो चाहता तो लोफेल के साथ यहाँ से निकल सकता था, लेकिन तभी साइतो को याद आता है कि उसने मोरलेक को प्रॉमिस किया था कि वो रेल को अकेले नहीं छोड़ेगा। खैर ये सिचुएशन तो सच में जानलेवा है, इसका मतलब उसे यहाँ से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। खैर वहाँ दूसरी तरफ वो डीमन लॉर्ड अभी जब रेल पर हमला कर रहा था तो साइतो ने वहाँ आकर उसके टेंटिकल्स पकड़ लिए। इसके कुछ देर के लिए वो डीमन लॉर्ड रुक चुका था, जिससे रेल को समय मिला उस पर हमला करके उसे 2 पार्ट में डिवाइड करने का। हालांकि जब रेल उसे खत्म कर रही थी उसी समय उस डीमन लॉर्ड ने अपना आइस कर्स रिलीज कर दिया। अभी आइस कर्स रेल को लग जाता है, लेकिन इतने में ही साइतो सामने आ गया और साइतो की बॉडी फ्रीज होने लगी। रेल अपनी आंखों के सामने साइतो की बॉडी को फ्रीज होता हुआ देख रही थी। वहाँ दूसरी तरफ वो डीमन हाफ तो हो चुका था लेकिन मरा नहीं था, वो यहाँ इन पर हमला करने वाला था। लेकिन इतने में ही दूसरी तरफ वहाँ मोरल की बॉडी में से मैजिकल एनर्जी फ्लो करती है और वो ठीक होकर उस डीमन लॉर्ड को खत्म कर देते हैं। ये चीज किसी को समझ में नहीं आई थी, लेकिन असल में इसका कारण ये है कि मरने के बाद इस वर्ल्ड के लोग एक दूसरे रियल में पहुंचते हैं। जिस तरह के मोरलेक उस रियल में पहुंचा, सेम वैसे ही डॉग भी उस दूसरे रियल में पहुंचा था, जहां इन्होंने एक डील की। डॉग ने कहा कि अगर मोरलेक उसके पपी को मतलब उसके बेटे को आगे ख्याल रखते हैं तो इसके बदले वो उन्हें उनकी एनर्जी लौटा देगा। मोरलेक ने प्रॉमिस किया और उस डॉग ने वादा पूरा किया, जिसकी वजह से मोरल अब फिर से जिंदा हो चुके हैं, साथ ही उनकी बॉडी भी ठीक हो चुकी है। खैर अभी वो बताते हैं कि बॉडी ठीक होने के साथ साथ उन्हें 2 नए कान और एक पूंछ मिली है, जो कि उस डॉग की पावर का हिस्सा है। वैसे अभी जब मोरलेक ये बात बता रहे थे इतने में एक बहुत बड़ा आइस क्रिस्टल आकर सीधा उनकी बॉडी से टकराता है। खैर इसमें उन्हें ज्यादा इंजरी नहीं आई क्योंकि इनकी पावर बढ़ चुकी है। वो कहते हैं कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असल में ये सब उस डीमन लॉर्ड ने किया है, जो कि फिर से खड़ा हो चुका है। यहाँ तक कि वो पहले मारा जा चुका था, लेकिन अगर वो इतनी जल्दी मर जाए तो वो डीमन लॉर्ड थोड़ी ना बन पाता। खैर इस तरफ मोरलेक खुद की चोट को ठीक करते हुए अचानक से एक एनर्जी रिलीज करते हैं, जिससे उनकी बॉडी फिर से यंग होने लगी थी, मतलब उनकी एज कम होने लगी थी और वो अपने प्राइम में लौट आए थे। अभी प्राइम से मेरा मतलब है कि वो यंग हो चुके हैं। इसका मतलब ये भी है कि वो अपनी पूरी पावर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अपनी यहाँ सबसे खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हमला करते हैं, जिससे वो 5 वर्क फॉर्मेशन कहते हैं। खैर अचानक ही उनकी एनर्जी रुक गई क्योंकि वो भूल गए थे कि वो क्या कर रहे हैं और अचानक वो पीछे देखने लगे। इससे उस डीमन को मौका मिल चुका था हमला करने का। हालांकि उसी दौरान साइतो रेल की तलवार लेकर भागा और सीधा उस डीमन का हाथ काट दिया और बाद में मोरलेक से कहा कि वो फायर स्पेल का इस्तेमाल कर इसे खत्म करे। मोरलेक ने तुरंत ही ऐसा किया और उस डीमन का सर उड़ा दिया। अभी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। इसी वजह से रेल अपने आर्मर उतारते हुए साइतो की तरफ भागती है क्योंकि उसे लगा उसने साइतो को खो दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है, साइतो अभी जिंदा है। इसी वजह से वो बहुत खुश है। खैर तभी उस डीमन का सर अचानक से रेल और साइतो की तरफ बढ़ा हमला करने के लिए, लेकिन इतने में ही उस व्हाइट पपी ने आकर उस डीमन को मार दिया और रेल की जान बचाई। हालांकि वो रेल से गुस्सा
गुस्सा नहीं है, लेकिन वो साइतो और मोरलेक पर जरूर भौंक रहा है। हालांकि मोरलेक आगे आते हुए उसे उठाता है और अचानक से वो पपी शांत हो जाता है क्योंकि मोरलेक की बॉडी उसे उसके फादर की एनर्जी महसूस हो रही थी। हालांकि मोरलेक उस पपी का दुख महसूस कर पा रहे थे, इसी वजह से वो उस डॉग के पास आए और अपना कुछ लाइफ फोर्स इस्तेमाल करते हुए उस डॉग को ठीक किया। अभी वो डॉग जिंदा हो चुका था, लेकिन मोरलेक बेहोश हो चुके थे क्योंकि उन्होंने अपनी बहुत एनर्जी यूज कर ली और साथ ही अब वो फिर से बूढ़े हो चुके हैं। खैर अच्छी बात ये कि अगर वो थोड़ा आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, इसलिए प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये लोग वापस उसी टाउन में लौट आए जहाँ ये रहते हैं और फिर कुछ समय में मोरलेक ठीक हो गए। अभी अगले सीन में हम देखते हैं कि रेल और साइतो आपस में बात कर रहे थे, जहाँ रेल बता रही थी कि उसे 3 साल तक एक वुल्फ ने पाला, इसी वजह से वो ह्यूमन से अच्छे से नहीं मिल पाती। साथ ही उसे लोगों से कम्युनिकेट करने में भी प्रॉब्लम होती है। यही कारण था उसका उस आर्मर को पहन कर रखने का। लेकिन जब से वो साइतो से मिली तब से उसके विचार बदल चुके हैं। अब वो ह्यूमन से बात कर पाती है और यही कारण है कि वो साइतो को लाइक करने लगी है। हालांकि साइतो भी उसे लाइक करता है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ हो सकता था। पर इतने में ही वहाँ पर डॉन बैंक की एंट्री हुई जो कि साइतो से कुछ करवाना चाहते हैं, इसलिए जबरदस्ती उसे पकड़कर अपने साथ ले गए। वैसे अगले दिन हम देखते हैं कि लोफेल हमेशा साइतो के साथ सोती है क्योंकि उसे जगह की जरूरत नहीं पड़ती। वो छोटी सी फेरी है, पर आज के दिन जब वो वहाँ सोई तब उसे अचानक से उसका साइज ही कोई ह्यूमन की तरह हो गया क्योंकि वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ चुकी है। इसका मतलब जिस कर्ज के बारे में हमने सीरीज की शुरुआत में सुना था वो कर्ज खत्म हो चुका है। खैर अभी सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी चीज की है तो वो लोफल के कपड़ों की, क्योंकि वो बड़ी हो चुकी थी, इसलिए वो छोटे कपड़े उसे बनेंगे नहीं। साइतो उसे गिफ्ट देता है, लेकिन लोफल के पास पैसे नहीं थे। हालांकि साइतो कहता है कि नहीं, ये एक फ्रेंड की तरफ से गिफ्ट। खैर बाद में लोफल उसे एक्सेप्ट कर लेती है। वैसे जब ये टाउन में घूम रहे थे तभी लोफल भागते हुए एक आदमी से टकरा जाती है जो सच में खतरनाक दिख रहा था। अभी वो लोफल पर चिल्लाती है, लेकिन इतने में ही साइतो सामने आ जाता है। उसने साइतो को पहचान लिया था। साइतो फेमस है क्योंकि साइतो ने एक सीक्रेट डंजन तोड़ा था, पर वो आदमी साइतो को यूजलेस समझता है क्योंकि साइतो ने सिर्फ एक डंजन ही ढूंढा है। साइतो की टीममेट स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से वो थोड़ा फेमस है। वो आदमी साइतो से कहता है कि तुम्हें ऐसा दिखाने की जरूरत नहीं कि तुम सच में स्ट्रॉन्ग हो। इतना कहकर वो साइतो को पंच करने वाला था, लेकिन साइतो ने उसके हाथों को पकड़कर मोड़ दिया और उसे जमीन पर पटक दिया। अभी साइतो ने अपनी अच्छी इमेज बना ली थी, मतलब साइतो अब स्ट्रॉन्ग हो चुका है। खैर इस वर्ल्ड में रहना है तो जिंदगी भर डंजन नहीं गुम हो जा सकते, इन्हें एक जरिया चाहिए जिससे ये पैसा कमा सके। इसी वजह से साइतो एक बिजनेस आइडिया निकालता है और एक बिजनेस शुरू करता है। यहाँ के लोग साइतो को लाइक करने लगे थे क्योंकि साइतो पहले ही थोड़ा फेमस हो चुका है। इसी वजह से साइतो का बिजनेस अच्छा चलेगा और इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हुई। मैं इस कहानी को बहुत ही ज्यादा अच्छा तो नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी ठीक एनिमे था। खैर अगर ये एनिमे उस निंजा पर बना होता जिसे हमने कहानी के बीच में देखा था तो मुझे स्टोरी ज्यादा पसंद आती।